हेलो दोस्तों, दिस इज मोहित अग्रवाल हियर फ्रॉम कोलकाता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉ एक बहुत ही जबरदस्त पेपर है, बिल्कुल स्कोरिंग पेपर है। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये कोई एकदम थ्योरेटिकल पेपर है, ये बहुत ही कंसेप्चुअल पेपर है। और क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आता है कि व्हाट इज एक्ट, ठीक है, व्हाट इज ऑर्डिनेंस, व्हाट इज रूल, रेगुलेशन क्या है। रूल्स एंड रेगुलेशन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो ये जो लॉ का मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास लाया हूं, ये आपको लास्ट क्लास तक मदद करेगा दोस्तों। सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग द फुल फर्स्ट क्लास एकदम लास्ट तक, ठीक है। मैं अपने यूट्यूब फैमिली के लिए एंड ऑल ओवर इंडिया जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो चहेते लवर्स हैं, ठीक है, मेरे चाहने वाले हैं, मैं उनके लिए 2 इंट्रोडक्शन क्लास लॉ का रख रहा हूं। इसमें आपको पता चलेगा व्हाट इज एक्ट, ऑर्डिनेंस क्या होता है, रूल्स क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, बाई लॉ क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। इस क्लास में मैंने आपको एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट खोल करके दिखाया है। आप किसी भी कंपनी के बारे में प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट्स वगैरह, डायरेक्टर्स वगैरह, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो सब मैंने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर से आपको 5-6 चीज पता चलता है। वो क्या क्या चीज पता चलता है, आप किसी भी कंपनी का सिन देख करके बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। मैंने इस वीडियो में आपको गैजेट ऑफ इंडिया पढ़ना सिखाया है, एमसीए का वेबसाइट सर्च करना सिखाया है, कंपनी को खोजना सिखाया है और सारे टेक्निकल टर्म्स को बहुत अच्छे से समझाया है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, पूरा लॉ का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, इवन दे बिकम सीए, सीएमए, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द दिस टेक्निकल कंसेप्ट। जिससे क्या होगा, लाइफ भर चमत्कार होगा, बिल्कुल 3 इडियट वाला चमत्कार। तो वो चमत्कार आपका नहीं हो, तो आप अगर ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपका चमत्कार वगैरह हो, सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग पूरा लास्ट तक। ट्रस्ट मी, आप मेरे को थैंक यू बोलेंगे ये पूरा क्लास करने के बाद, ठीक है। सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टार्ट। क्लासेस पूरा एग्जॉस्टिव रहेगा। एग्जॉस्टिव मतलब मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि आप जो पेपर में लिख रहे हैं वो मेरा पढ़ाया हुआ रहे। ये मैं इस चीज को लेकर के मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं प्रतिबद्ध हूं। आई एम कमिटेड टू इट कि यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी सरप्राइजेस इन एग्जाम हॉल। कंडीशन अप्लाई, सारा क्लासेस किया हुआ हो, सारा क्लासेस किया हुआ हो, घर में भी वो सारा क्लासेस रिवीजन किया हुआ हो, जितना भी टेस्ट लिया हुआ हो टेस्ट देंगे आप क्लासेस छोड़ेंगे, आप होमवर्क नहीं करेंगे। अच्छा होमवर्क, बाप रे बाप, हम अपने आप को हर टर्म में सुधारने का कोशिश करते हैं कि होमवर्क नहीं चेक करेंगे, और हर टर्म में और विकराल रूप धारण होता है। तो होमवर्क को लेकर के मेरे को बहुत, हम बता रहे हैं हम बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव है होमवर्क को लेकर के। अगर आप होमवर्क नहीं करके आएंगे तो हम कुछ ऐसा कर देंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो होमवर्क प्लीज करके आइएगा। थैंक यू। और ये सब अल्टीमेटली तुमको बेनिफिट करेगा यार, मेरे को कुछ नहीं है, तुमको बेनिफिट करेगा। तो होमवर्क्स वगैरह जो है, सर लॉ में क्या होमवर्क देंगे, दुनिया भर का केस स्टडी सॉल्व करने देंगे। लगभग 300 350 केस स्टडीज है, वो 300 350 केस स्टडीज जो है वो सॉल्व करवाया जाएगा। क्लास में कुछ, होमवर्क में बहुत कुछ। तो पूरा एग्जॉस्टिव क्लासेस है, आपको कुछ चिंता करने की दरकार नहीं है। पूरा मैथ मेरा सेक्शन वाइज बनाया हुआ। लॉ का खास बात यह है कि पूरा मैथ सेक्शन वाइज है, मतलब सेक्शन 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेगा, ताकि कोई माइकल लाल ये नहीं बोल सके ये सेक्शन छूट गया था, वो सेक्शन छूट गया था, कैसे छूट गया था। एंटायर सेक्शन लाइन वाइज है, पूरा सीक्वेंस वाइज है। प्रैक्टिकल चीजों के साथ कोरिलेट करवाया जाएगा। करंट अफेयर्स, प्रैक्टिकल अफेयर्स, क्या चल रहा है मार्केट में, इकोनॉमी में, वो सब आपको बताया जाएगा। आपको खाली इच्छा लेकर के आना है क्लास करने का, ठीक है सर, ले आएंगे। और इसके अलावा मेरे बारे में और क्या बताएं अब हम, ठीक है, बैठ दो एक बार। मेरे बारे में देखो, अब हम ज्यादा कुछ बताएंगे तो दिक्कत हो जाता है, थोड़ा सा शर्म भी आता है, एम्बैरेसमेंट भी आता है। तो आपका होमवर्क ये रहेगा पहला तो कि मेरे बारे में यहां लिखा हुआ पढ़ लेना, ये वाला पोर्शन। चलो बढ़ो, चलो अब मेरे बारे में, आपके बारे में छोड़ो, किसके बारे में पढ़ना है, लॉ। चलो क्या पढ़ने आए हो, लॉ पढ़ने आए हो, पढ़ने आए हो लॉ। 70 to 73 क्लासेस तक लॉ पढ़ेंगे, बट लॉ क्या होता है वो नहीं पता। खाली पढ़ना है लॉ, सब्जेक्ट है लॉ, बट व्हाट इज लॉ दैट वी डोंट नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम आपको पढ़ाएंगे कि लॉ आखिर क्या होता है, आखिर लॉ क्या होता है। चल आइए सर, मीनिंग ऑफ लॉ बताइए आप। सर यही हम लोग का जानने का मन तो था कि लॉ होता क्या है। अभी हम लोग बोल देंगे लॉ मतलब कानून होता है, तो आप चिल्ला दीजिएगा। हिंदी ट्रांसलेशन का क्लास तो नहीं चल रहा है ना, तो लॉ मतलब ये कानून वानून ये सब हिंदी मत बोलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ, लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ का मतलब होता है ये 6 चीज, ये 6 चीजों से बनता है लॉ। दिस 6 थिंग्स कंप्राइज द लॉ। लॉ मीन्स, बोलो,
लॉ मीन्स, जब हम लोग बोलते हैं मीन्स, वो था पत्थर का लकीर। मीन्स पत्थर का लकीर, इट इज रेस्ट्रिक्टिव एंड एग्जॉस्टिव। मीन्स इज ऑलवेज एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव, यू अंडरस्टैंड? मीन्स एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव, मतलब पत्थर का लकीर, द डेफिनेशन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। एंड इफ द डेफिनेशन स्टार्ट्स विद क्या बताओ? इंक्लूड्स, इट इज एक्सटेंडेबल, you can extend it, it is not exhaustive restrictive. Means exhaustive restrictive, includes extensible, it is not exhaustive and restrictive, it is loosely defined. कोई भी डेफिनेशन आज के बाद या तो मीन से चालू होगा या इंक्लूड से, अपना कलाकारी दिखाओगे, काट करके फेंक दिया जाएगा आंसर। जैसे जब डेफिनेशन आता है ना, बच्चे लिखना चालू करते हैं, इसका डेफिनेशन मे बी डिफाइंड एज, मे बी डिफाइंड एज, कैन बी डिफाइंड एज, डैश देकर के चालू। लॉ में हर डेफिनेशन या तो मीन से चालू होगा या इंक्लूड से चालू होगा, और कोई शब्द से चालू नहीं होगा। जैसे अगर हम बोले, देखो अगर हम बोले ये सही है कि गलत है पहचानो, ह्यूमन बींग्स मीन्स गर्ल्स, गलत है, हम लोग का क्या होगा? लेकिन अगर हम बोले ह्यूमन बींग्स इंक्लूड गर्ल्स, हाँ, तो ये लड़के मोर्चा निकालना चालू कर दिया, हम लोग नहीं दिखाई देते आपको, हम लोग दिखना बंद हो गए हैं। ह्यूमन बीइंग इंक्लूड गर्ल्स बोले, बेटा इंक्लूड गर्ल्स, हम लोग तो है ही इंक्लूड गर्ल्स, तो क्या बॉयज आएंगे इसके अंदर? हाँ, इट इज एक्सटेंडेबल। लेकिन ये क्या है, मतलब इसके अंदर और कुछ आने वाला, ये पत्थर का लकीर है। तो लॉ मीन्स एक्ट, रूल्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, बाईलॉज, ऑर्डर। सर क्या बोल रहे हैं, हम लोग को तो लॉ और एक्ट जैसा लगता था आज तक, हम लोग तो एक्ट को भी कानून बोलते थे, लॉ को भी कानून बोलते थे, और हम लोग ना रूल्स एंड रेगुलेशन तो ऐसे साथ में यूज करते थे। रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स अलग है, रेगुलेशन अलग है, जमीन आसमान का अंतर है बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशन। बताओ, खड़े हो, बताओ रूल्स रेगुलेशन। आज तक साथ में बोले रूल्स एंड रेगुलेशन, साथ में बोले रूल्स एंड रेगुलेशन, एक्सप्लेन द मीनिंग। बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय रूल्स, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन? बैठ जाओ, डांट नहीं रहे बेटा, बैठो। तो ऐसे धड़ल्ले से रूल्स रेगुलेशन, लॉ एक्ट, नो, व्हाट इज ब्रॉडर, लॉ और एक्ट? लॉ। तुम लोग गलती से सही, बट सही बोलता है, गलती से सही बोलता है। क्या पढ़ने आए हो, कंपनी लॉ की कंपनी एक्ट? कंपनी लॉ, कंपनी लॉ बोलते हैं। अरे बाप रे बाप, देख क्या लिखा हुआ है मैट पे, वॉल्यूम 1 में देख क्या लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट लॉ, एक्ट नहीं लिखा हुआ है। खाली एक्ट पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, श्योर शॉर्ट फेल। तो लॉ मीन्स क्या बताओ? 6 चीज। लॉ मीन्स 6 चीज, हम सब लिखवाएंगे, सब डिक्टेट करेंगे। आई डिक्टेट एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू फोकस। क्लैप थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए ना। लॉ मीन्स 6 चीज, सबसे पहले बताइए। एक्ट, रूल्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, बाई लॉ, ऑर्डर। सबसे पहले एक्ट क्या होता है? एक्ट इज अ टाइप ऑफ लॉ, एक्ट इज अ टाइप ऑफ लॉ which is passed by the Parliament of India, which is passed by the Parliament of India, if it is a central act which applies to whole of India. If it is a central act which is applicable to whole of India, it is passed by the Parliament of India. But if it is a state act which will apply only on a particular state, if it is a state act which will apply only on a particular state, it is passed by legislature of state. देखो, सबको पता है कि सेंट्रल एक्ट जो होता है ना, सेंट्रल एक्ट जो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होता है, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, एक्सक्लूड हो गया। तो बच्चों को बहुत दिक्कत आता था फाउंडेशन में, कहां जम्मू कश्मीर को रखना है, कहां जम्मू कश्मीर हटाना है। तो ये तुम्हारा मोटा भाई ने सुन लिया, अमित शाह ने सुन लिया, अब सारा का सारा कानून जम्मू कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल है, कोई फर्क नहीं। तो एक्ट, सबसे पहला बात, एक्ट पास कहां पर हो? एक्ट इज अ टाइप ऑफ लॉ। लॉ ब्रॉडर है कि एक्ट ब्रॉडर है? लॉ ब्रॉडर है, वेरी गुड। एक्ट इज जस्ट अ टाइप ऑफ लॉ विच इज पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इफ इट इज अ सेंट्रल। जो एक्ट ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होगा उसको पार्लियामेंट पास करेगा और वो बोला जाएगा सेंट्रल एक्ट। जैसे द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया,
द कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया एंड इट इज अ सेंट्रल एक्ट। कौन पास किया? द कंपनीज एक्ट 2013 कौन पास किया? ये जो द कंपनीज एक्ट 2013 है, क्या लगता है कौन पास किया होगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास किया। सर पार्लियामेंट क्या होता है? सर पार्लियामेंट क्या होता है? जिसका फोटो तुम्हारे मैट में लिखा हुआ है, देखो पार्लियामेंट के अंदर का फोटो तुम्हारे मैट में है। अरे बेशर्मो, ये रहा दो। ये देख, ये अंदर का है, ये बाहर का, दिखा रहे हैं? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर दो चीज आता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। समझ में आता है सर हम लोग को? पार्लियामेंट के अंदर आता है लोकसभा एंड राज्यसभा। कोई भी एक्ट कैसे बनता है? कोई भी एक्ट पहले लोकसभा में पास होता है, कोई भी एक्ट पहले कहां पास होता है? लोकसभा। उसके बाद जनरली कहां पास होता है? राज्यसभा। पहले लोकसभा में जाता है, लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है। लोकसभा राज्यसभा समझ आता है क्या? These are the two houses of, बिल्कुल, these are the two houses of parliament. So first it is passed in Lok Sabha and then it is passed in राज्यसभा। लोकसभा में कौन जाता है? लोकसभा में हम लोग जिसको वोट करके जिताते हैं बाबा, लोगों के भेजे हुआ नेता लोग कहां पर जाता है? लोकसभा। जो इलेक्शन जीतता है वोट से वो लोकसभा में बैठता है, ठीक है। और फिर राज्यसभा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही चुनते हैं, ठीक है। हम लोग किसको चुनते हैं? लोकसभा के कैंडिडेट को। और उन लोग फिर किसको चुनते हैं? राज्यसभा के कैंडिडेट को। तो पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इनटू टू हाउसेस, लोकसभा एंड वी चूज द पीपल ऑफ एंड दे चूज द पीपल ऑफ। एक्सीलेंट। तो पहले जनरली बिल कहां पास होता है? जब तक एक्ट नहीं होता ना उसको बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल। कहां पास होता है? लोकसभा। फिर कहां पास होता है? राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा में जब दोनों जगह पास हो जाता है प्रेसिडेंट का साइन होने के लिए। प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करता है। सर अब तो एक्ट बन गया, प्रेसिडेंट साइन करेगा, उसके बाद ऑफिशियल गैजेटे में छापा जाएगा। कहां पर छापा जाएगा बताओ? ऑफिशियल गैजेटे होता है भारत का राजपत्र। भारत का राजपत्र को हम लोग ऑफिशियल गैजेटे, वहां जब छाप देते हैं तब वो बन जाता है एक्ट। स्टेट एक्ट कौन पास करता है? पार्लियामेंट नहीं पास करता। स्टेट एक्ट तो किसी राज्य के ऊपर एप्लीकेबल है ना, तो जिस राज्य के ऊपर एप्लीकेबल है वो राज्य उस कानून को पास करेगा, उस एक्ट को पास करेगा। जैसे वेस्ट बंगाल पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1971, वेस्ट बंगाल पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1971 इज एप्लीकेबल ओनली ऑन वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1971 इज ओनली एप्लीकेबल ऑन, तो ये वेस्ट बंगाल का लेजिस्लेचर पास करेगा। समझ आ गया? इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते बताओ ना? The role which is played by parliament, the role which is played by parliament for making a central act which is applicable all over India, that same role is played by legislative assembly. उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। वो स्टेट एक्ट पास करता है। तभी तो हम लोग यहाँ पर एमएलए बोलते हैं ना रे, बाप रे बाप, नहीं बोलते एमएलए का बेटा है। तो एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। अभी जैसे 2021 में बंगाल में चुनाव है ना, बंगाल में चुनाव कब है? 2021 में ना, वो स्टेट इलेक्शन है। तो अगर हम जीत गए वो इलेक्शन, हम खड़ा नहीं हो रहे बाय द वे, तो अगर वो इलेक्शन हम जीत गए तो हम एमपी बनेंगे कि एमएलए बनेंगे? हम एमएलए बनेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनेंगे। समझ में आ गया? और 2024 का जो चुनाव होगा, 2024 का चुनाव सेंट्रल इलेक्शन, उसमें अगर हम जीत गए तो हम लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। और फिर लोकसभा में हम बाद बाकी लोग को पटा करके राज्यसभा में भी घुस जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इस प्रकार। चलो यहां पर देखो, तो समझ में आ गया सर हम लोग को कि एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है। कहां पर पास होता है? ठीक है, अब हम बार बार पूरा पूरा नहीं बोलेंगे, समझ जाना। जब हम एक्ट बोलेंगे कहां पर पास हो रहा है? पार्लियामेंट। आई मीन टू से सेंट्रल है। एंड इन केस ऑफ स्टेट एक्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगा। द कंपनीज एक्ट 2013 सेंट्रल एक्ट है कि स्टेट एक्ट है? कौन पास किया? समझ में आ गया? फिर क्या होता है? अब रूल्स ध्यान से सुनो। हर एक्ट के अंदर कुछ कुछ चीज ऐसा लिखा हुआ रहता है। हर एक्ट के अंदर कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है, एज मे बी प्रेस्क्राइब। क्या लिखा हुआ रहता है बताइए तो? एज मे बी प्रेस्क्राइब। अच्छा, बोर्ड में हम क्यों पढ़ा रहे हैं? जनरली जब हम
समझाते हैं, कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं तो हम व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जब हम मार्क करवाते हैं, कुछ स्क्रीन में मेरे को दिखाना रहता है तो हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, वी डोंट माइंड दैट। तो सेंट्रल एक्ट में या स्टेट एक्ट में, कोई भी एक्ट में कहीं कहीं कुछ ऐसा लिखा रहता है, क्या बताओ तो, एज मे बी प्रेस्क्राइब। वो एज मे बी प्रेस्क्राइब जो एक्ट में लिखा हुआ रहेगा, एज मे बी प्रेस्क्राइब, वो प्रेस्क्राइब करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, वो प्रेस्क्राइब करेगा रूल्स बना करके। तो रूल्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। हाँ, ऑब्वियस सा बात है, अगर स्टेट एक्ट का रूल्स बनाना है, स्टेट एक्ट का रूल्स बनाना है, तो कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे अगर हम आपको बताते हैं सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 68 प्राइवेट कंपनी, ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 68 डील्स विद, तुमको पता है यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप, प्राइवेट कंपनीज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल लिखा हुआ है एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो एक्ट में सारा बात लिखना पॉसिबल नहीं होता यार। तो एक्ट में सारा बात क्योंकि लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो पार्लियामेंट बोलता है यार ये जो रूलिंग गवर्नमेंट है ना, रूलिंग गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उन लोग प्रेस्क्राइब कर देगा यार, हम लोग का माथा पच्ची मत करो यार। तो वहां लिख दिया जाता है एक्ट के अंदर, क्या बताओ तो, एज मे प्रेस्क्राइब। फॉर एग्जांपल सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 68 प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन में लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी मिनिमम पेड शेयर कैपिटल एज मे प्रेस्क्राइब। और वो प्रेस्क्राइब कहां पर होगा? रूल्स कौन बनाएगा? सीजी की एसजी, सेंट्रल एक्ट है ना ये, कंपनीज एक्ट तो सेंट्रल एक्ट है, तो कंपनीज एक्ट इज अ सेंट्रल एक्ट, तो उसका रूल कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। हम आपको एक चीज बता दें, जैसे रूल्स में बनाया गया है पेड अप शेयर कैपिटल, रूल्स में बताया गया है, पता है पेड अप शेयर कैपिटल रूल्स में कितना बताया गया है? 0। सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि कोई पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम का दरकार नहीं है, चालू कर दो बस। जैसे जो बच्चे लोग सोच रहे ना 1 लाख, प्राइवेट कंपनी का 1 लाख, ये 1 लाख अमेंड हुए 5-6 साल हो चुका है। ये आज हाल फिलहाल का अमेंडमेंट नहीं है, साल 2 साल पहले का अमेंडमेंट नहीं है, 5-6 साल हो चुका है। बट अभी भी कुछ बच्चों को लगता है कि प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए 1 लाख, पब्लिक कंपनी खोलने के लिए 5 लाख। किन लोगों को ऐसा लगता है? हाथ उठाओ। किसी को नहीं लगता, शाबाश। अब सुनो सुनो, जीएसटी एक्ट सुना है? अरे बेशर्मो, इवन अ टी वेंडर विल नो, मोदी जी नहीं, नॉर्मल टी वेंडर। जीएसटी एक्ट सुना है रे बाबा? सेंट्रल एक्ट है कि स्टेट एक्ट है? कहां पास हुआ होगा? लेकिन उसमें पता है जीएसटी एक्ट में जितना भी प्रोडक्ट के ऊपर, कमोडिटी के ऊपर जीएसटी का रेट लगता है, वो वहां प्रिस्क्राइब नहीं है। वहां लिखा हुआ है जीएसटी एक्ट के अंदर किस कमोडिटी के ऊपर, किस प्रोडक्ट के ऊपर, किस गुड्स के ऊपर, किस सर्विस के ऊपर कितना जीएसटी का रेट लगेगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब। किस गुड सर्विस के ऊपर कितना जीएसटी का रेट लगेगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब प्रिस्क्राइब कौन करता है? सीजी। क्या बना करके? रूल्स। इसलिए जीएसटी का रेट आए दिन चेंज होते रहता है, इसलिए जीएसटी का रेट आए दिन चेंज होते रहता है। क्यों? क्योंकि जीएसटी का रेट कहां बनेगा? तो रूल्स कौन बना रहा है? सीजी। अब यहां का सीजी कौन है? रूल्स बना रहा है सीजी। यहां का सेंट्रल गवर्नमेंट फिलहाल कौन है? बीजेपी। बीजेपी भी क्या, मोदी जी। तो रूल्स कौन बना रहा है अभी यहां पर? मोदी जी। रात में सोए नहीं, सुबह नया रूल। लेकिन एक्ट इज वेरी डिफिकल्ट टू पास यार। ये तो कहां पास होता है? पार्लियामेंट। वहां पर ऑपोजिशन भी बैठा है। लोकसभा के अंदर भली कम मात्रा का ऑपोजिशन है, राज्यसभा में तो बहुत भारी मात्रा का ऑपोजिशन है। खासकर अभी ये जो रिसेंट चुनाव वगैरह हुआ उसमें तो इन लोग बुरी तरह हार गया। कैसे बच्चे हैं, समझ गए? तो सुनो, ये जो एक्ट है कौन पास करता है? हाँ, एक्ट इज पास में तो पार्लियामेंट, वहां खाली रूलिंग बॉडी है कि ऑपोजिशन भी है। सो इट इज इजी टू पास कि डिफिकल्ट टू पास? डिफिकल्ट टू पास, टाइम टेकिंग है, डिफिकल्ट टू पास है। रूल्स कौन बना रहा है? सीजी। कौन है यहां पर? मोदी। अपने मन से कुछ भी रूल बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। कुछ भी, कुछ भी मतलब जहां एक्ट में लिखा हुआ है, जहां एक्ट ने जगह दिया है एज मे बी, दोज मैटर्स कैन बी इजीली प्रिस्क्राइब बाय सीजी। इसलिए आप देखेंगे जब भी इलेक्शन वगैरह का टाइम रहता है जीएसटी का रेट घट जाता है, इलेक्शन खत्म होती बढ़ जाता है। गुजरात इलेक्शन हुआ था, मेरे को याद है, इतना चीप बुद्धि है इन लोग का। जो गुजरात का डिशेस है ना, फाफड़ा और खाकरा, उसको जीएसटी रेट घटा दिया था। घर का खेती है जी, रूल कौन बना रहा है? सीजी। तो अगर हम तुमसे अब फर्क पूछे एक्ट और रूल्स में, तो मेरे को 500 डिफरेंस बता दो एक्ट और रूल्स के अंदर। एक्ट इज पास बाय द पार्लियामेंट, रूल्स आर मेड बाय सीजी। पक्का? एक्ट इज इजी टू पास कि डिफिकल्ट टू पास? रूल्स आर वेरी इजी टू पास। इसमें इंडिपेंडेंट कौन है? एक्ट इंडिपेंडेंट है कि रूल इंडिपेंडेंट है?
सोच करके बताना। एक्ट इंडिपेंडेंट है, सोच करके बताना। घुटना से थोड़ा बुद्धि ऊपर टानो। इंडिपेंडेंट, एक्ट इज इंडिपेंडेंट। रूल कौन बोल रहा है भाई? रूल इंडिपेंडेंट है। रूल मतलब जो चाहे पास कर दो। अरे रूल तो वहीं पर बनेगा जहां एक्ट लिख करके रखा है, एज में बी प्रेस्क्राइब, वहीं तो रूल बनेगा। एक्ट बनाते समय थोड़ी ना कुछ सोचना है, एक्ट बना दे जाओ, एक्ट बनाते रूल पढ़ेंगे तो एक्ट तो बन गया। अब एक्ट जो टुकड़ा फेंका एज में बी, वहीं पर रूल्स बन सकेगा। तो एक्ट इज इंडिपेंडेंट बट रूल डिपेंड्स ऑन एक्ट। थोड़ा और घुटना से बुद्धि ऊपर लाओ। ये अगर गलत बोल दिया, ये इशारा है कि पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। हम आपके वेल विशर है, देखो जब से कोर्स में अटकाएंगे नहीं आपको। तो एक्ट इंडिपेंडेंट है और रूल डिपेंड्स ऑन द एक्ट। अच्छा, हम बोल रहे थे घुटना से थोड़ा सा बुद्धि ऊपर लगाओ। पहले क्या बनता है? एक्ट बनता है। ये नहीं बता सकेगे तो तत्काल भाव से छोड़ देना है। ये अगर नहीं बता सकोगे तत्काल भाव, तुरंत छोड़ देना कोर्स। लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, कुछ दूसरा करेंगे यार ढंगा। इंजीनियरिंग पहले एक्ट बनता है कि पहले रूल बनता है? नॉर्मल हो, यू आर जस्ट नाउ टेस्टेड नॉर्मल। पहले क्या बनता है? पहले एक्ट बनता है और फिर क्या बनता है? रूल्स। कौन सा अमेंड करना, अमेंडमेंट लेकर के आना डिफिकल्ट है। हाँ, एक्ट में अमेंडमेंट लेकर के आना डिफिकल्ट है। फिर एक अमेंडमेंट एक्ट पास करो, उसके लिए भी पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। लेकिन रूल्स को अमेंड करना बहुत आसान है, क्योंकि कौन कर रहा है? सीजी। इसके लिए पार्लियामेंट जाने का दरकार नहीं है। एक्ट और रूल समझ में आ गया, चुप हो जाइए अब आप। एक्ट इज पास बाय द रूल्स, सीजी, ठीक है। एक्ट इज पास बाय द पार्लियामेंट एंड रूल्स आर मेड बाय सीजी। एक्ट इज इंडिपेंडेंट बट रूल्स, एक्ट पहले बनता है और रूल्स बाद में। एक्ट इज डिफिकल्ट टू पास बट रूल्स आर वेरी इजी टू पास। वैसे ही अमेंडमेंट भी एक्ट में लाना डिफिकल्ट है, क्योंकि एक्ट में अगर आपको लिखी गई बातों को क्या करना है? अमेंड, फिर से पार्लियामेंट के अंदर उसको पास करवाना पड़ेगा, अमेंडमेंट एक्ट पास करवाना पड़ेगा। क्या पास करवाना पड़ेगा बताइए? बट रूल्स को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट में जाने का दरकार नहीं है, सीजी ही रूल अमेंड कर देगा। जैसे कंपनीज अमेंडमेंट, पहले तो द प्रिंसिपल एक्ट है आपका, द कंपनीज एक्ट 2013। हालांकि अभी हम कंपनी लॉ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो हम सेकंड क्लास से करेंगे। आज हम लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि द कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंदर एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाने के लिए ऑलरेडी 3 अमेंडमेंट एक्ट आ रखा है। कंपनीज एक्ट 2013 उसको अमेंड किया गया था एक एक्ट पास करके, द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, फिर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, फिर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। समझ में आ गया? और रूल में अमेंडमेंट हर 6 महीना में आता है। हर 6 महीना में कुछ ना कुछ रूल्स में अमेंडमेंट आता है, बिकॉज उसको पार्लियामेंट में लेकर के जाने का दरकार नहीं। ओके, when there is a need for urgent law and the parliament is not functioning, तुमको क्या लगता है पार्लियामेंट 365 दिन फंक्शन करता है? बूढ़ा लोग सक सकेगा? इम्पॉसिबल है उन लोग के लिए। 365 दिन पार्लियामेंट फंक्शन करता है। उन लोग का विंटर हॉलीडेज, समर हॉलीडे, रेनी सीजन हॉलीडे सब रहता है। मुश्किल से 100 दिन काम करता है पार्लियामेंट, और उस 100 दिन जो काम करता है उसकी 100 दिन के अंदर पहला वाला वन हटा दो, लड़ाई झगड़ा। तो 100 दिन ऑन पेपर काम करता है, बट वो 100 दिन के अंदर भी इफेक्टिव कितना सेशन होता होगा? 4-5 मुश्किल से। कभी ये उसके ऊपर पेपर मार रहा है, कभी वो वहां से पेपर मार रहा है, कभी मोदी जी राहुल जी का मजाक उड़ा रहे हैं, कभी राहुल जी अपना मजाक उड़ा रहे हैं। तो कहां से होगा? बट व्हेन देयर इज अ नीड फॉर, क्या बताओ, अर्जेंट लॉ, एंड द पार्लियामेंट इज फंक्शनिंग नॉट फंक्शनिंग, हाँ, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू मेक द लॉ एंड द लॉ इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस इज अ टाइप ऑफ law which is passed by president of India if it is a central law, but if it is a state law by governor, central law है तो central law है तो president of India बना देगा। state law है, हाँ, तो गवर्नर ऑफ स्टेट बनाएगा। ज्यादा पावरफुल कौन है? पीएम की प्रेसिडेंट? ज्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है कि प्रेसिडेंट है? हाँ,
ऑफिशियली आंसर दो, अनऑफिशियली मेरे को आंसर नहीं चाहिए। हाँ, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर भी उसके सामने झुकता है, भले बंद कमरे में कुछ भी करता हो। तो ज्यादा पावरफुल कौन है? प्रेसिडेंट। तो अगर प्रेसिडेंट देख रहा है कि यार पार्लियामेंट इज फंक्शनिंग नॉट फंक्शनिंग एंड देयर इज अ नीड फॉर अर्जेंट लॉ, तो प्रेसिडेंट चुप नहीं बैठेगा, वो एक नया कानून बना देगा। उस नया कानून को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेंस। इफ इट इज अ सेंट्रल लॉ, ऑर्डिनेंस विल बी पास बाय प्रेसिडेंट। इफ इट इज अ स्टेट लॉ, ऑर्डिनेंस विल बी पास बाय द गवर्नर। समझ में आ गया सर? लेकिन ये जो है ना, ऑर्डिनेंस जो है ना, ये ना टेम्पररी रहेगा। ऑर्डिनेंस इज अ टेम्पररी लॉ। आई रिपीट, ऑर्डिनेंस इज अ टेम्पररी लॉ व्हिच इज वैलिड ओनली फॉर 6 वीक्स। ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ है व्हिच इज गोइंग टू बी वैलिड ओनली फॉर 6 वीक्स। ना 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 ना, 6 हफ्ता आप सोच रहे हैं कि जब पास किया गया वहां से 6 हफ्ता नहीं, ये ऑर्डिनेंस 6 हफ्ता के लिए वैलिड रहेगा। और ये 6 हफ्ता काउंट होगा फ्रॉम द डेट व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैव स्टार्टेड फंक्शनिंग। फ्रॉम द डेट when both the houses of parliament have started functioning. 6 weeks तक ये valid है, but 6 weeks are not counted from the date of passing. It is counted from the date when both the houses of parliament have started functioning. Why was ordinance passed? Because the parliament was functioning and not functioning, and there was a need for urgent law. ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डिनेंस बना दिया। बट नाउ वंस पार्लियामेंट हैज स्टार्टेड फंक्शनिंग, तो ये ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी खाली कितना होता रहेगा? 6 वीक्स। क्योंकि अब तो पार्लियामेंट स्टार्ट हो गया है, तो उसके अंदर लॉ बनाओ, इसको एक्ट बनाओ। समझ आ गया सर? और सर अगर पार्लियामेंट फंक्शनिंग स्टार्ट कर दिया और 6 हफ्ता के अंदर पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया, तब ये ऑर्डिनेंस इनवैलिड हो जाएगा। इसका वैलिडिटी केवल कितना हफ्ता है? 6 वीक्स फ्रॉम माई बर्थडे की और बर्थडे, तो पूरा बोलो 6 वीक्स। हाँ, 6 वीक्स फ्रॉम द डेट व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैव स्टार्टेड फंक्शन। मान लो लोकसभा चालू हुआ 5 अप्रैल को, राज्यसभा चालू हुआ 7 अप्रैल को। लोकसभा चालू हुआ 5 अप्रैल को, राज्यसभा चालू हुआ 7 अप्रैल को, तो 6 तक कहां से काउंट होगा? 7 अप्रैल से कि 5 अप्रैल से? हाँ, 5 अप्रैल। 5 अप्रैल। कोई कौन बच्चा पहले 5 अप्रैल बोल दिया था? हाथ उठाओ। वो बिल्कुल सही है। 6 हफ्ता चालू होगा 5 अप्रैल से। कोई बच्चा बोला था? हाथ उठाओ। फुल हैंड, फुल हैंड, फुल हैंड। किसी के दिमाग में गोबर नहीं भरा हुआ है। करेक्ट आंसर 7 अप्रैल। अरे फ्रॉम द डेट व्हेन बोथ द हाउसेस हैव स्टार्टेड फंक्शनिंग, तो बोथ द हाउसेस हैव स्टार्टेड फंक्शनिंग तो 7 अप्रैल ना। 5 अप्रैल से तो सर ये चालू हो गया था, लेकिन राज्यसभा चालू नहीं हुआ था, तो दोनों कब चालू हो गया? 7 अप्रैल। तो वहां से 6 हफ्ता तक वैलिड है। सर ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी है आपके पास कि आप खाली ऐसे ज्ञान दे रहे हो? अरे बाप रे बाप, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 लेटेस्ट है। ये सारे हम बता दें, अमेंडमेंट एक्ट तुम्हारे इसमें कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है। ये पूरा अपडेटेड मटेरियल आपको मिल रहा है। लॉ का आप लोग को 4 मैट मिलेगा, जिसमें से 3 मिल चुका होगा। ये 3 मिल, कंपनी लॉ का आप लोग को 4 मैट मिलेगा, ये 3 मिल चुका होगा, और एक वर्कबुक है जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन आंसर्स रहेगा, वो मिलेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बिल्कुल है। ये जो है ना नया द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये ऑर्डिनेंस है कि एक्ट है? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। इतना अगर धीरे बोलोगे और स्लो बोलोगे दिक्कत हो जाएगा। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, हाँ एक्ट है ना, बट पहले ही ऑर्डिनेंस था, उसके पहले भी ये ऑर्डिनेंस था। सुनो रे, पहले ही ऑर्डिनेंस था और उसके पहले भी ऑर्डिनेंस था। पहले था द कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018। रिपीट रिपीट रिपीट। हाँ, और एक चीज, जब रिपीट करने बोला जाए उस समय रिपीट किया करिए, उस समय ऐसा एटीट्यूड मत दिखाया करिए। हम इतना भीड़ भड़का भी नहीं बोलेंगे, हम अलग से बाथरूम में जाकर के बोलते हैं। Whenever you are asked to speak, speak। इसको एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। एक बार जो शब्द तुम मुंह से निकाल दिए वो तुम्हारे दिमाग में, भेजे में, सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया। जब तुम पेपर लिखोगे ना, आराम से लिखोगे। और खासकर सीए इंटर वाले बच्चों के तो 30 मार्क्स का एमसीक्यू है। आई होप यू नो दिस। तो उसमें तो 30 में अगर तुम एवरेज हो तो तुम्हारा कम से कम 25 आना चाहिए। तो इसको एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। जब बोलने बोला जाए तो उस समय मुंह खोल करके बोलिए। और एक चीज सुन लो, ये सब फर्स्ट क्लास है आज, ये सब बोलना पड़ेगा। 150 क्लास का जर्नी तय करना है। एक होता है पैरा लैंग्वेज। क्या होता है?
ये कम्युनिकेशन स्किल है। पैरा लैंग्वेज मीन्स व्हाट वी से डजंट मैटर, व्हाट वी से, हाउ वी से दैट मैटर। व्हाट वी से, अब जैसे अगर हम आकर के आराम से चिल करें और हम बोले लॉ बेटा ऐसा है, उसके अंदर 6 चीज आता है, एक्ट आता है, रूल्स आता है, ऑर्डिनेंस भी आता है, रेगुलेशन भी आता है, बाय लॉ और ऑर्डर भी आता है। तुम लोग का क्या है, रूल्स और रेगुलेशन एक जैसा बोलता था, एक जैसा नहीं है। इट विल किल दिस। तो व्हाट वी से डजंट मैटर है, द टोन मैटर। अब जैसे हम तुमको बता रहे हैं, मेरा बहुत आदत है बच्चों को एकदम चेक करने का कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम बहुत मतलब पॉजिटिव हो जाते हैं आप लोग को लेकर के, तो हम हो सकता है बार बार पूछे समझ में आ गया ना बेटा, समझ में आ गया ना बेटा, ये बच्चा बोल दिया हाँ, हम बुरा मान लेंगे। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, कुछ गाली गलौज नहीं किया ये, बट व्हाट वी से डजंट मैटर, हाउ वी से दैट मैटर। जैसे बच्चा आया, पूरा बैच भरा हुआ था, तो बोला कहां बैठे, यहां बैठ, कहीं भी बैठे। तो व्हाट वी से डजंट मैटर, हाउ वी से दैट मैटर। पैरा लैंग्वेज। क्या ना बेटा, आकाश एग्जाम्पल दे रहे हैं, पूरा मत मानना, पक्का। हाँ, जैसे मान लो से फॉर एग्जाम्पल हम बोले आकाश इज अ गुड बॉय, ये एक बोलने का तरीका, सेंटेंस सेम रहेगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि व्हाट वी से डजंट मैटर, हाउ वी से दैट। आकाश इज अ गुड बॉय, मीनिंग अलग। आकाश इज अ गुड बॉय, इसमें मीनिंग अलग। सेंटेंस सेम था, वर्ड सेम था, बट व्हाट वी से डजंट मैटर ना, हाउ वी से मैटर। जैसे बोले आकाश, आकाश तुम रैंक लाएगा, आकाश तुम रैंक लाएगा, आकाश तुम रैंक लाएगा, समझा रहे क्या बोल रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज, ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। चलो ए, ऑर्डिनेंस समझ आया। अरे कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018, अब कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 ये भी क्यों लाया गया हम आपको बताते हैं। कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 ये इसलिए लाया गया क्योंकि ये कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 2 नवंबर 2018 को आया था, जब देश चुनाव के मूड में जा चुका था। सर चुनाव क्या बोल रहे हैं, 2019 का मई में हुआ था। कैंपेनिंग और मार्केटिंग तो 6-7 महीना से पहले से चालू हो जाता है बीजेपी लोग का, कांग्रेस का, एक्सेट्रा का। तो देश चुनाव मूड में जा चुका था। तो अब हम लोग क्या बैठ करके पार्लियामेंट खेले, हाँ। तो लेकिन प्रेसिडेंट को लगा यार कंपनी लॉ में जबरदस्त अमेंडमेंट लाने का दरकार है, तो प्रेसिडेंट चुप रहेगा कि ऑर्डिनेंस पास कर देगा। 2 नवंबर 2018 को ऑर्डिनेंस पास कर दिया। उसके बाद नया गवर्नमेंट बना, मतलब वही पुराना नया बन गया, लोकसभा राज्यसभा चालू हो गया। अब इसका वैलिडिटी यह है कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018, इसका वैलिडिटी कितना था, 6 वीक्स फ्रॉम द डेट व्हेन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा स्टार्ट फंक्शनिंग। लोकसभा राज्यसभा दोनों चालू हो गया, 6 हफ्ता खत्म होने वाला था, 6 हफ्ता खत्म होने वाला था, और इसको एक्ट इन्होंने नहीं बनाया, मतलब इसका वैलिडिटी खत्म हो जाता ना रे। प्रेसिडेंट एक और ऑर्डिनेंस ले आया, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019। तो सर ऐसे तो फिर ये ऑर्डिनेंस जो है इन लोग एक्ट नहीं बनाएगा, तो प्रेसिडेंट बार बार ऑर्डिनेंस लेते आएगा, हाँ लेते आएगा, प्रेसिडेंट है वो, सुपीरियर अथॉरिटी है, लेकिन फिर बार बार लाना पड़ेगा। फिर आया पूरा एग्जैक्टली सेम, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 का वैलिडिटी खत्म होने वाला था, इसलिए आया कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019। फिर फाइनली पार्लियामेंट को समय मिला और कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 को पार्लियामेंट में उसने पास कर दिया, पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स ने पास कर दिया, और क्या बन गया, एक्ट, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। सब बोरिंग है ये सब सर, चैप्टर में जाइए ना सर, बकवास। 73 क्लासेस है, वंस वी गो इनसाइड दैट, फिर बीच बीच में ऑर्डिनेंस आएगा, रूल्स आएगा, एक्ट आएगा, तुम अपने आप को जबरदस्ती समझाएगा सब एक ही है, सब मोमा है, सब एक ही है, तो सब एक नहीं है, तो सीखो ये सब। रेगुलेशंस आर पास बाय रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेशंस आर पास बाय
रेगुलेटरी बॉडी विच इज एस्टैब्लिश बाय अ सेंट्रल एक्ट। रेगुलेशंस कौन बनाता है? रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन इज अ टाइप ऑफ लॉ। रेगुलेशन इज अ टाइप ऑफ लॉ विच इज पास बाय अ रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेशन इज अ टाइप ऑफ लॉ विच इज पास बाय अ रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश बाय एन एक्ट। एस्टैब्लिश बाय एन एक्ट। जैसे सुनो सुनो, गवर्नमेंट को समझ में आ गया, मिनिस्टरों को समझ में आ गया, जो स्टॉक मार्केट है इन लोग को कोई ज्ञान नहीं है स्टॉक मार्केट का। सिक्योरिटी मार्केट के लिए बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? क्या मिनिस्टर लोग क्या सिक्योरिटी मार्केट का भी कानून बनाना चालू कर दे? संभव नहीं है। इन लोग को समझ में आ गया भाई संभव नहीं है हम लोग के लिए सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट का कानून बनाना। तो इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने एक सेबी एक्ट पास कर दिया। पार्लियामेंट ने क्या पास कर दिया बताओ? सेबी एक्ट 1992। पार्लियामेंट ने सेबी एक्ट पास किया और किसको जन्म दिया? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को रेगुलेटरी बॉडी का दर्जा दे दिया बाय पासिंग अ सेंट्रल एक्ट विच इज दैट सेंट्रल एक्ट सेबी एक्ट 1992। किसको पैदा किया? सेबी एक्ट 1992 सेंट्रल एक्ट पास करके किसको पैदा किया? सेबी को। और सेबी वो रेगुलेटरी बॉडी है जो स्टॉक मार्केट का कानून बनाता है। तो सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी विच मेक्स द लॉ फॉर, उसको हम बोलते हैं रेगुलेशन। अब सेबी स्टॉक मार्केट का जो भी कानून बनाएगा वो कानून क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी बना रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? रेगुलेशन। समझ में आ गया सर? दूर क्यों जाना, यहीं पर आ जाओ। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसी इज अ रेगुलेटरी बॉडी ना रे बाबा। अब सीए का कानून, सीए बाजार का कानून कौन बनाएगा? हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? रेगुलेशन 39(4). अरे नहीं सुना तुम लोग रे बाबा? प्रोटेस्ट के दौरान रेगुलेशन 39(4) अमेंड करो। कैसे बच्चे हैं रे बाबा? कि लोग सुना था? तो रेगुलेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते बताओ तो? सेबी जो कानून बनाएगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, क्या बोलोगे? सेबी स्टॉक मार्केट का जितना भी कानून बनाएगा, एक्ट है, रूल्स है, ऑर्डिनेंस है कि रेगुलेशन? समझ में आ गया सर? नेक्स्ट बताओ। बाई लॉ मतलब समझ में आ रहा है? सेल्फ गवर्निंग लॉ। बोलो। अब सेबी स्टॉक मार्केट के ऊपर जो कानून बनाता है वो है रेगुलेशन, लेकिन सेबी खुद के लिए भी तो कानून बनाता है कि हम लोग का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसा होगा, सेबी का चेयरपर्सन कोई भी एरा न तो कह रहा होगा, अंडू पांडू होगा कि क्वालिफाइड होगा। तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना मीटिंग करना चाहिए साल में, कितना फीस चार्ज करना चाहिए। तो सेबी खुद को गवर्न करने के लिए जो लॉ बनाता है उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ गवर्निंग लॉ। तो रेगुलेटरी बॉडी जब दूसरों के लिए कानून बनाता है, रेगुलेशन। रेगुलेटरी बॉडी जब खुद के लिए कानून बनाता है, बाय लॉ। समझ में आ गया सर? लास्ट वाला बताओ क्या है? ऑर्डर क्या होता है? सुनो, ये पास करता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। कौन पास करता है? ऑर्डर इज पास बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर टू इम्पोज पेनल्टीज, टू इम्पोज पेनल्टीज। सो ऑर्डर इज पास बाय, फटाफट बताओ, एडजुडिकेटिंग ऑफिस टू इम्पोज। तो ये पेनल्टी लगाने का काम करता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। आज जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मेरा कंपनी कोई गलत काम कर दे, अगर मेरा कंपनी कोई, तो मेरा कंपनी का जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो है आरओसी। कौन है बताओ ना? मतलब हर कंपनी का एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन है? आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनी। वो मेरे ऊपर सीधा क्या लगा देगा? पेनल्टी। समझ में आ गया सर? तो मेरे लिए तो ऑर्डर ही है, मेरे लिए तो कानून है। आरओसी जो मेरे ऊपर पेनल्टी ठोक रहा है, मेरे लिए लॉ है वो। आई हैव टू अबाइड बाय इट। हम नहीं बोल सकते हट कौन है तुम, तो मेरे लिए कानून है, मेरे को पेनल्टी सबमिट करना पड़ेगा। सो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो भी कानून बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल टू इम्पोज द पेनल्टी। सो लॉ इंक्लूड्स कि लॉ मीन्स मतलब इतना बड़ा बात है कि तुम बोल रहे हो कि लॉ के अंदर यही 6 चीज आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल सही जवाब। लॉ के अंदर केवल यही 6 चीज आएगा। सबसे पहले कहां पास होता है? पार्टिसिपेट करो भाई, लास्ट बेंचेस ध्यान रखो। एक्ट कहां पास होता है? पार्लियामेंट में पास होता है इन केस ऑफ सेंट्रल एक्ट, and by state legislature in case of state act, by parliament in case of central act, by state legislature in case of state act. It is easy to pass, difficult to pass. It is very difficult to pass and take a very time consuming. ये आसान नहीं है रे बाबा। सुनाया? रूल्स आर टाइड टू द एक्ट क्या कि इंडिपेंडेंट?
रूल्स आर इंडिपेंडेंट की टाइट टू द एक्ट, टाइट टू द एक्ट, पक्का? सो पहले क्या बनता है? एक्ट, फिर बनता है रूल. रूल इज दैट टाइप ऑफ लॉ विच इज मेड बाय सीजी इन केस ऑफ सेंट्रल एक्ट एंड बाय एसजी स्टेट गवर्नमेंट इन केस ऑफ स्टेट एक्ट. ये सीजीएसजी बनाता है, ये पार्लियामेंट बनाता है. एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट. रूल सीजीएसजी. ऑब्वियस सा पता है एक्ट में क्या लिखा हुआ रहता है पता है? एज मे बी प्रेस्क्राइब. जहां जहां एक्ट में लिखा हुआ है एज मे बी प्रेस्क्राइब, उसी मैटर पर मुद्दे पर क्या बनता है? रूल्स. जैसे पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी लॉ में लिखा हुआ है एज मे बी, तो पेड अप शेयर कैपिटल रूल में बताया जाएगा. जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है जीएसटी रेट एज मे बी, तो गुड्स और सर्विस के ऊपर जीएसटी रेट रूल्स में बताया जाएगा, विच आर वेरी इजी टू अमेंड. क्योंकि सीजी, सीजी मतलब मोदी, ऑर्डिनेंस. व्हेन पार्लियामेंट इज फंक्शनिंग नॉट फंक्शनिंग. ध्यान लगाए, प्रेसिडेंट जो है खुद से ऑर्डिनेंस नहीं पास कर सकता अपने आप. पार्लियामेंट शुड नॉट बी फंक्शनिंग. इफ द पार्लियामेंट इज, तब ऑर्डिनेंस नहीं आएगा. व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग, इफ द पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग एंड देयर इज अ नीड फॉर अर्जेंट लॉ, तो फिर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर क्या पास कर देगा? बताओ. ऑर्डिनेंस. प्रेसिडेंट या गवर्नर क्या पास कर देगा? बट ये परमानेंट है कि टेम्पररी? वैलिड ओनली फॉर 6 वीक्स फ्रॉम द डेट when both the houses have started functioning. Regulation is a type of law which is passed by the regulatory body. Regulation is a type of law which is passed by the, yes, regulation is a type of law which is passed by the regulatory body. Example, SEBI is a regulatory body. SEBI is a regulatory body which makes a law on stock market. So whenever SEBI makes any law on the stock market, SEBI makes any law on the stock market, those laws are called regulation. And when SEBI makes law to govern itself, it is called bylaw. And when adjudicating authority makes any law, it is known as order. सर ये वाला क्या है सर? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी आगे जाकर के और सीखेंगे. फॉर एग्जांपल आरओसी के पास पावर है हम लोग के ऊपर क्या लगाने का पेनल्टी, तो उसको क्या बोलोगे? ऑर्डर. ऑर्डर बोलोगे. आरओसी मेरे ऊपर जब पेनल्टी लगाएगा क्या बोलोगे? ऑर्डर. समझ में आ गया सर? यहां तक क्लियर है सर? पेनल्टी की फाइन सर? अरे पेनल्टी की फाइन, एक ही बात है. अरे बोलो ना. अब बोलोगे नहीं. क्लास में घुसने के पहले तक तो लगता था एक ही बात होगा, पेनल्टी फाइन. और अभी हम पूछ रहे हैं तो जानबूझ करके बोल रहे हो अलग है, तभी तो आप पूछ रहे हैं. क्या फर्क है पेनल्टी फाइन में? बताओ. लॉ में अगर ये सब गलत बोला, आंसर पूरा काट पीट करके एक कर दिया जाएगा, जीरो बैठा दिया जाएगा, फिर बोलोगे प्रोटेस्ट करिए. पेनल्टी फाइन में जमीन आसमान के अंदर है. क्या फर्क है? कोई बताओ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी एंड फाइन? कोई भी बच्चा हाथ उठा करके बता सकता है. दूसरा बच्चा को उठा करके बोल दो भाई. कोई हाथ नहीं उठा रहा है तो. एनीवन? अरे ट्राई करो. गलत होगा तो क्या है? इज्जत चला जाएगा क्या? कहां चला जाएगा? ये सब इज्जत विज्जत बकवास है. कुछ नहीं होता इज्जत विज्जत. बेशरम होकर के बोलो. पेनल्टी फाइन में डिफरेंस जो आता है बोलो. बोलो बेटा. क्या नाम? शारिक. बोलो. हाँ फाइन. फाइन का अमाउंट फिक्स रहता है, पेनल्टी का अमाउंट फिक्स नहीं रहता. गलत है. बैठ जाओ. एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? पेनल्टी फाइन. ओह बाप रे. सुनो क्या फर्क होता है. पेनल्टी जो है ना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर लगा देता है. जैसे आरओसी. फाइन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल लगाते हैं. फाइन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल लगाते हैं. अदालत में केस जाता है. पेनल्टी के लिए अदालत में केस नहीं जाएगा, सीधा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पेनल्टी ठोक देगा. समझ में आ गया? लेकिन फाइन के लिए कहां जाएगा? कोर्ट और ट्रिब्यूनल में केस जाएगा. क्लियर है? तो अगर मान लो मैंने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, वहां लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ पेनल्टी लगेगा, तो आरओसी सीधा विल स्लैप द पेनल्टी ऑन मी. आरओसी विल स्लैप द पेनल्टी ऑन माय फेस. उस हम ये नहीं बोल सकते हम अदालत जाएं, कहीं नहीं, चुपचाप दे पेनल्टी. ऑर्डर है ये मेरा, मेरा लॉ है, फॉलो कर. लेकिन जो सीरियस ऑफेंसेस रहता है, बोलो,
वहां आरओसी अपना दादागिरी नहीं कर सकता। आरओसी को अगर लग रहा है, आरओसी को लग रहा है कि मैंने सीरियस ऑफेंस किया है, सर सीरियस ऑफेंस, लेस सीरियस, वो सब तो कानून में लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है, कहां पेनल्टी है कहां फाइन। तो जहां एक्ट में क्या लिखा हुआ है, फाइन, आरओसी कैन नॉट स्लैप फाइन ऑन माई फेस, आरओसी विल हैव टू प्रिपेयर अ केस, मेरे को उसको कोर्ट लेकर के जाना पड़ेगा, मेरे ऊपर केस फाइल होगा, हम भी अपना लॉयर रखेंगे अदालत में, मेरा कंपनी का लॉयर आरओसी का लॉयर आपस में लड़ेगा मरेगा अदालत में, फिर अदालत फाइन लगाएगा। पेनल्टी फिक्स अमाउंट रहता है, फिक्स अमाउंट, फाइन नॉट फिक्स। पेनल्टी में ऐसा नहीं रहता मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, अब बीच का एक आरोपी बोलेगा नहीं। पेनल्टी ऐसा रहता है 100 रुपया पर डे, 500 रुपया पर डे, फिक्स है, एग्जैक्ट है। लेकिन फाइन में ऐसा रहता है मिनिमम फाइन 1 लाख, मैक्सिमम फाइन 5 लाख। पढ़े होगे तुम लोग कभी ना कभी फाइन, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। हाँ तो चल 2.5 लाख दे दे, ऐसा आरोपी नहीं बोल सकता। कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। पेनल्टी के साथ कभी भी जेल नहीं हो सकता, फाइन के साथ जेल हो सकता है। सोचना, पेनल्टी कौन लगा रहा है? आरओसी। तो आरओसी एक छोटा सा जेल भी बना रखा है, चलो जेल में भी आ जाओ। अरे भाई जेल जूल तो भाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल करेगा रे बाबा, तो पेनल्टी अकेले ही आता है, लेकिन फाइन जेल के साथ आ सकता है। फाइन अकेले भी आ सकता है, जेल के साथ भी आ सकता है, बट पेनल्टी के साथ याद रखना कभी भी इंप्रिजनमेंट नहीं होगा, नेवर। तो ये पेनल्टी और फाइन में फर्क है। पेनल्टी ऑफिसर ही लगा देगा, फाइन ऑफिसर लगाएगा कि कोर्ट ट्रिब्यूनल में केस जाएगा। पेनल्टी क्या है? फिक्स अमाउंट। फाइन में फिक्स अमाउंट नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम का रेंज है, एग्जैक्ट अमाउंट डिटरमाइन करेगा कोर्ट ट्रिब्यूनल। पेनल्टी अकेले ही आता है, लेकिन फाइन अकेले भी आ सकता है, जेल के साथ भी आ सकता है, लेकिन पेनल्टी में कभी भी जेल तो नहीं होगा, ऊपर से जा रहा है। तो ये लेस सीरियस ऑफेंस के लिए लगता है कि मोर सीरियस ऑफेंस? लेस सीरियस ऑफेंस यार, बार बार अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाए? जैसे मान लो तुमने एक फॉर्म जमा करना चाहिए था, तुमने वो फॉर्म जमा, तो इसमें क्या साबित करोगे? फॉर्म जमा करने का डेट था, तुमने वो फॉर्म जमा, तो किसको क्या साबित करोगे? सीधा पेनल्टी लेकर के केस रफा दफा करो। समझ में आ गया सर? लेकिन सीरियस ऑफेंस है, जेल वेल का बात हो रहा है, तब तो फिर कोर्ट ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा ना। क्लास में लॉ सीख रहे हो, बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से आजकल ज्यादा स्कोरिंग हो चुका है। 80, 80, 85 मार्क्स आजकल आ रहा है बच्चों का, थैंक्स टू 30 मार्क्स एमसीक्यू। अब जैसे हम तेरे को बताते हैं, तुम हवलदार लोग जो बोलता है वो मत बोलना, तुम थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, सोच करके इमेजिन करो, एज्यूम करो कि तुम पढ़ा लिखा, उस हिसाब से बोलो। तुमने सिग्नल क्रॉस किया, रेड लाइट क्रॉस किया, तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगा कि फाइन लगेगा? इज्जत से बताना। तुमने रेड लाइट क्रॉस किया, तुम्हारे ऊपर 100 रुपए का पेनल्टी लगेगा कि फाइन लगेगा? पेनल्टी लगेगा यार, तुमको लेकर के चले अदालत में। तुमने एक रेड लाइट क्रॉस कर दिया, अब सबको हम लोग अदालत में ले लेकर के चले, किस इंस्टेंट पेनल्टी लगा दिया जाएगा। अब फालतू बकवास मत करना मेरे क्लास में, घूस दे करके छोड़ दे, ये सब बकवास मत करना। समझा रहे पेनल्टी और फाइन का फर्क? देखो स्टाफ पीपल, इसको मिटाओ। 3 मशीनरीज फटाफट मिटा दे भाई। 3 मशीनरीज और बॉडीज ऑफ लॉ। 3 मशीनरी होता है लॉ का, जिसके ऊपर लॉ टिका हुआ है। जुडिशियल, चलो जुडिशियल लास्ट में लिखते हैं। लेजिस्लेटिव, बोलो। एक होता है लेजिस्लेटिव बॉडी, एक होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। हाँ वहीं पर बैठो। लेजिस्लेटिव बॉडी, executive body, judicial. 3 machineries of law. The first machinery is called legislative body, is that body which makes law. इसका काम है लॉ बनाना। बोलो तो लेजिस्लेटिव बॉडी का क्या काम है? लॉ बनाना। ये लॉ बनाता है, टू मेक द लॉ।
एग्जीक्यूटिव बॉडी इंप्लीमेंट करता है, इंप्लीमेंट द लॉ। जुडिशियल बॉडी जो है ना, जुडिशियल बॉडी इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट द लॉ, कि अच्छा लॉ ये बोलना चाहता था, पास जजमेंट, इंटरप्रेट द लॉ एंड पास जजमेंट, सेटल डिस्प्यूट। लेजिस्लेटिव बॉडी का बताओ क्या काम है? टू मेक द लॉ। एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या काम है? इंप्लीमेंट द लॉ। जुडिशियल बॉडी का क्या काम है? इंटरप्रेट द लॉ। जुडिशियल बॉडी लॉ को इंटरप्रेट करता है, जजमेंट पास करता है, डिस्प्यूट को सेटल करता है। लॉ बनाता कौन है? को मेरे को बता सकता है भारत में लेजिस्लेटिव बॉडी कौन है? वही बचपन बुद्धि, वही बचपन बुद्धि। बहुत है, सीखना नहीं है कुछ नया। लॉ का नाम पार्लियामेंट। तेरा भाई अभी तेरे को सिखाया इतना प्यार से कि लॉ के अंदर 6 चीज आता है बेटा। बेटा लॉ के अंदर 6 चीज आता है। लॉ के अंदर सबसे पहले क्या आता है? एक्ट। वो कौन पास करता है? पार्लियामेंट। रूल्स, सीजीएसजी, हे भगवान। ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट गवर्नर। रेगुलेटरी बॉडी क्या पास करता है? रेगुलेशन बाय लॉ। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या पास करता है? ऑर्डर। वो सभी तो लॉ है। लॉ बनाता कौन है? पार्लियामेंट। इज्जत से बोलो, सब बनाता है, मतलब ज्यादातर, हाँ सब बनाता है। लेजिस्लेटिव बॉडी का क्या काम है? टू मेक द लॉ। बताओ हिंदुस्तान में क्या क्या लेजिस्लेटिव बॉडी है? पार्लियामेंट सेंट्रल एक्ट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट एक्ट के लिए, प्रेसिडेंट है सेंट्रल ऑर्डिनेंस। पहले सीजीएसजी लिख देते हैं ना, ले सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी तो लॉ बनाता है। कौन सा लॉ बनाता है? रूल्स। प्रेसिडेंट भी लेजिस्लेटिव बॉडी है, गवर्नर भी लेजिस्लेटिव बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी भी एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी। इन लोग सब लेजिस्लेटिव बॉडी है, इन लोग सब लॉ बनाता है। पार्लियामेंट भी लॉ बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनाता है, प्रेसिडेंट भी बनाता है, गवर्नर भी, पीजी भी, एसजी भी, रेगुलेटरी बॉडी भी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी। आराम से। पार्लियामेंट क्या बनाता है? अरे लॉ बनाता है, क्या बात है, कौन सा लॉ बनाता है? सेंट्रल। लेजिस्लेचर क्या बनाता है? लॉ। स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ, सेंट्रल रूल्स बोल लो, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट रूल्स। प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव बॉडी क्यों है? ये कौन सा लॉ बनाता है? ऑर्डिनेंस, सेंट्रल ऑर्डिनेंस। गवर्नर भी लेजिस्लेटिव, स्टेट ऑर्डिनेंस। रेगुलेटरी बॉडी सर ये तो दो चीज बनाता है, रेगुलेशन भी बनाता है, बाई लॉ भी बनाता है। ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सर ये ऑर्डर पास करता है। तो इन लोग सब लेजिस्लेटिव बॉडी है। फिर बताओ क्या है? हाँ, एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या काम है? इंप्लीमेंट द लॉ। ये कानून को इंप्लीमेंट करता है। जैसे हमारा जो द कंपनीज एक्ट है ना, द कंपनीज एक्ट, उसको इंप्लीमेंट करने का बेड़ा उठा रखा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ क्या है? ये लॉ को इंप्लीमेंट करता है। हमारे हिंदुस्तान में दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत यहां है लॉ बन तो जाता है, इंप्लीमेंट ठीक से नहीं होता, लोग ठीक से मानते नहीं है। समझाया? तो यहां पर वर्क करना है गवर्नमेंट को। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या काम है बताओ? इंप्लीमेंट। जैसे कंपनीज एक्ट को इंप्लीमेंट करने का बेड़ा कौन उठा रखा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। कोई भी एक बच्चा हाथ उठा करके बताओ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का हेड कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का हेड कौन है? मिसेस निर्मला सीतारमण जी। बिल्कुल सर, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अभी हम लोग बजट देखे थे, वही वो औरत थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का हेड जनरली सेम रहता है। समझा? पहले लेट अरुण जेटली साहब थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हेड भी थे। और अभी ये बेड़ा कौन बुरी तरह से निभा रहा है? मिसेस निर्मला सीतारमण जी। ऐसी तैसी करके रखी है। ज्ञानी लोगों को आप रखेंगे नहीं तो दिक्कत तो क्या होगा ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट राइट नाउ इट इज हेडेड बाय निर्मला सीतारमण जी। सर जुडिशियल बॉडी का क्या काम रहता है? सर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं पहले तो ये बताइए आप। थ्री मशीनरीज ऑफ लॉ। लॉ 3 चीजों पर टिका है, बनाने का, इंप्लीमेंट करने का, इंटरप्रेट करने का। लॉ बनाएगा कौन? लेजिस्लेटिव बॉडी। इंप्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव समझ आ रहा है? एग्जीक्यूशन करेगा। और फिर क्या? हाँ, जुडिशियल बॉडी क्या करेगा? कानून को इंटरप्रेट करेगा रे, इट विल इंटरप्रेट द लॉ, पास।
एंड सेटल द डिस्प्यूट। जुडिशियल बॉडी में आ जाता है, कोर्ट्स आ जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। जुडिशियल बॉडी में कोर्ट्स तो आ ही जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या हुआ? ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट। ये ऐसा कोर्ट है जो देश का कंपनी लॉ का केसेस सॉल्व करता है। देश का कंपनी लॉ का कोर्ट है ये, देश का कंपनी लॉ का कोर्ट। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो जब भी हम कंपनी लॉ में बोले इंसाफ होगा, तुम बोल देना कहां होगा। और सर अगर आप इसके इंसाफ से दुखी हो गए, अग्रीव्ड हो गए, दुखी हो गए, तो आप अपील कर सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल होता है अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी का ऑर्डर अच्छा नहीं लगा तो आप एनसीएलटी में जाकर के अपील कर सकते हैं। सर सुप्रीम कोर्ट में भी तो जा सकते हो, तो लिख दिया ना मैं, जाइए देख, कोर्ट तो है ना। तो ना आ गया सर, लोग जजमेंट वगैरह पास करते हैं। यहां तक सो फार सो गुड, लॉ का फील आ रहा है बॉडी के अंदर। हाँ समझ आ रहा है लॉ क्या है? शब्द नहीं है, बहुत कुछ है लॉ के अंदर। तो अभी खाली आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है। अब सुनो, हम आपको इसके बारे में कुछ दिखाना चाहते हैं। हमारे यहां पर कंपनी लॉ कौन इंप्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। आइए इसका दर्शन करते हैं, आइए इसका दर्शन करते हैं। देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम क्या बताते रहे, इसका क्या काम है? ये लेजिस्लेटिव बॉडी है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है? पक्का बोलो। अब देखो, तुमको मेरे प्यारे बच्चों एमसीए का वेबसाइट का नाम बता दें, www.mca.gov.in, www.mca.gov.in। ये मैजिकल वेबसाइट है। इसमें बात जो लिखा हुआ है वो फुल्ली अमेंडेड बात लिखा हुआ रहता है। कोई भी अगर अमेंडमेंट आए वो यहां पर अपडेटेड रहता है। कहां पर सर दिखाई? तो ये देखो, आप ई बुक में जाओ, ई बुक कंपनीज एक्ट 2013 दिखा आपको, यहां देखो कंपनीज एक्ट दिखाई देगा पूरा चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 का नाम बताओ, चैप्टर 2 पक्का। आप मेरा मैट भी खोल करके रखो, कंपनी लॉ का मैट खोल करके रखो। चैप्टर 1, अरे इंडेक्स में आ जाओ ना बाबा। चैप्टर 1 क्या दिखाई दे रहा है? बच्चा खुश हो रहा है, गरीब बच्चा बोला कलरफुल मैट है, बाप रे पैसा खर्चा करते हैं, अरे सब इंक्लूडेड है फीस में तुम्हारे। या शूट, जैसे ये रहा हम लोग का कंपनी लॉ वॉल्यूम 1। इसमें आप देखेंगे चैप्टर 1 आपको क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, मिनिस्ट्री का साइट देखिए, मिनिस्ट्री का साइट में भी आपको वही दिखाई दे रहा था, दिख रहा था ना। चैप्टर 1 क्या था? प्रीलिमिनरी। चैप्टर 2 क्या दिख रहा है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल। तो मैंने अपना पूरा का पूरा मैट जो है, जैसा मिनिस्ट्री बना रखा है वैसे ही मैंने भी यहां पर बना रखा है। ये देखिए चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, इसके अंदर 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 है पूरा बेयर एक्ट भी है और चार्ट्स भी है, ताकि आपको क्विकली ये सब याद हो। पूरा मैट सेक्शन वाइज है। सेक्शन 1 और 2 फर्स्ट चैप्टर में था, फिर चैप्टर 2 चालू हुआ जिसमें सेक्शन 3 से लेकर के 22 है। पूरा मैट सेक्शन वाइज है। और कहीं पर भी आपको कभी भी डाउट हो, कभी भी कोई भी डाउट हो, हम कुछ और बोल रहे हैं, दूसरा टीचर कुछ और बोल रहा है, झगड़ा हो गया आप लोग में, सीधा कहां जाएंगे? mca.gov.in में जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता कि सेक्शन 2 के बाद सब सेक्शन बोलना है कि क्लॉज बोलना है, वो हम सिखाएंगे आपको। लेकिन हाँ, मेरे मुंह से आज निकला था सेक्शन 2 क्लॉज 68। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं यार सब सेक्शन को क्लॉज क्यों बोल रहे हैं सर? डेफिनेशनल में कभी भी सब सेक्शन नहीं होता, डेफिनेशन में क्लॉजेस होता है। धीरे धीरे सीखोगे, डेफिनेशन में सब सेक्शन नहीं होता, क्लॉज होता है। बेशरम बे है लोग। फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कुछ बच्चा पढ़ करके आया होगा,
कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, 2 के ब्रैकेट में था ना एच, वो उन लोग सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, टीचर भी चिल्ला चिल्ला करके सबसेक्शन एच बोला होगा। हाथ उठाओ, ऐसा हुआ है तुम्हारे जीवन में तो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच अगर बोल देते तुम तो आगे से मत बोलना, वो क्लॉज है, डेफिनेशनल क्लॉजेस होते हैं, क्यों होते हैं कैसे होते हैं वो सब बताया जाएगा। 73 क्लासेस का जर्नी है, एक क्लास में सलट नहीं सकता। ये देखो ये पूरा चैप्टर, अब इसको क्लिक करोगे आप चैप्टर 1 को, सेक्शन दिखाई देगा। कितना सेक्शन था चैप्टर 1 में? सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 को क्लिक करोगे, ये रहा सेक्शन 1। अरे दिखा क्या रे, ये पूरा सेक्शन 1। यहां से भी पढ़ सकते हो, या अगर मैट मिला है पैसा खर्चा किए हो तो यहां से भी पढ़ सकते हो। ये देख रहे, ये मेरे मैट का सेक्शन 1 पूरा सेम है, खाली बेटर प्रेजेंटेशन है ताकि याद होने में समझने में आसानी है। ठीक है, एमसी का सही है, समझ गए? चलो बढ़ते हैं। तो ई बुक में क्लिक करोगे, तुमको यहां पर कंपनीज एक्ट दिखाई दे देगा, और क्या दिखाई दे देगा, और किस दिन से लागू हुआ वो भी दिखाई दे देगा। नोटिफिकेशन और सर्कुलर क्या होता है? नोटिफिकेशन और सर्कुलर, कौन सा नया रूल आ रहा है वो नोटिफाई किया जाता है, डेट बताया जाता है। नोटिफिकेशन स्पेसिफाइज द डेट, बोलो, नोटिफिकेशन स्पेसिफाइज द डेट कि ये नया सेक्शन किस दिन से अप्लाई करेगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब अगर हम आपको अपना, ये एक मैट हो गया, मेन मैट है ये, वॉल्यूम 4 अभी बहुत जन को नहीं मिला होगा, ये वर्कबुक है, इसमें सारा क्वेश्चन आंसर्स है, और ये होता है गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राज्य पत्र। कोई भी कानून, कोई भी एक्ट कहां छपेगा? गैजेट, गैजेट में छपेगा तभी वो लागू होगा, बिना गैजेट में छपे लागू नहीं हो सकता। फिर ये एक चार्ट बुक है, जब सब तुम पढ़ा करके एकदम लगेगा जीवन खत्म हो गया तुम्हारा, तो ये चार्ट बुक काम आएगा। ये चार्ट बुक का मजा कब आता है, ये भी सेक्शन वाइज है, ये भी सेक्शन वाइज है। चार्ट बुक क्या है? मैंने पूरा का पूरा कंपनी एक्ट को चार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया तुम लोग के लिए, पूरा एक्ट को मैंने चार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, ये भी सेक्शन वाइज है। ठीक है, तो ये रिवीजन के काम आता है, और इसमें लास्ट में एमसीक्यूज भी दिए गए हैं लगभग 1000, ताकि वो आप सॉल्व कर सके और प्रैक्टिस कर सके, आप मतलब हम लोग सब। अब एमसीए का साइट में आप देखो, अगर आपको प्रैक्टिकली कुछ भी चीज जानना है, ये इतना काम का साइट है, बाप रे, आप किसी भी कंपनी के बारे में जान सकते हो। एमसीए सर्विस में जाओगे, कहां जाओगे बोलो, ये सब जाकर करना। एमसीए सर्विस में जाओगे, व्यू कंपनी डेटा, मास्टर डेटा में गए, व्यू कंपनी डेटा, यहां पर दिख रहा है माइक्रोस्कोप, हम बता रहे हैं ये सब सीख लो, तुम्हारे पापा मम्मी बहुत इंप्रेस हो जाएंगे। कंपनी नेम, किस कंपनी का नाम लिखे बताइए, मेरा तो है, अपना लिखे, बेशर्मो। हाँ लो देखो, ये लो, मोहित एडुकॉम, ये आ गया मोहित एडुकॉम प्राइवेट लिमिटेड, दिखा, इसको क्लिक करेंगे, कहां चला गया, ये रहा। सर ये क्या, मोहित एडुकॉम प्राइवेट लिमिटेड समझ आ रही है आपका कंपनी है सर, ये क्या है? ये कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, 21 डिजिट का होता है, बोलो 21 डिजिट का होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। आज के क्लास में बताएंगे क्या होता है ये कैप्चा कह रहे एंडर्स सबमिट, मेरा पूरा कंपनी का कच्चा चिट्ठा तुमको यहां पर दिखाई दे देगा। मोहित एडुकॉम प्राइवेट लिमिटेड, हाँ भाई है, इसका रजिस्टर ऑफ कंपनी कहां पर है, कोलकाता, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इट्स कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अरे सीधा फिगर्स में मत पूरा पढ़, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका ऑथोराइज कैपिटल है 25 लाख, पेड अप कैपिटल 21 लाख। सर बस, बस क्या होता है बे? कैपिटल है, जमा पूंजी जिसे स्टार्ट किया गया था। अरे बेशरम बे है, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है इसमें, इट्स अ कैपिटल ओनली, इनिशियल कैपिटल। ये कंपनी खोला कब गया था? 2 मई 2011, बाप रे, लगभग लगभग 9 साल। तो आप तो बोले थे 12 साल से पढ़ा रहे हैं, यहां तो 9 साल दिख रहा है, मेरे गांजा।
पहला दिन जब पढ़ाना चालू किया है कंपनी पहला दिन ही कंपनी खोल करके पढ़ाए होंगे। पहला 2-3 साल लगता है भाई, 2 साल मेहनत करके, मतलब घर घर जाकर के पढ़ाना पड़ा। तो क्या घर घर जाकर के कंपनी खोल करके पढ़ाएंगे? कंपनी खोला हुआ है, घर घर जाकर के पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये मेरा मेल आईडी है, ये वो 2011 में समझ में आ रहा है, बच्चा बुद्धि था। कैसा मेल आईडी बनता था उसमें समझ वो ऐसे ही बनता था, फॉर यू। अनलिस्टेड कंपनी है, एक्टिव कंप्लायंट मतलब सारा कानून को ये फॉलो कर रहा है, इसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है। डेट ऑफ लास्ट एजीएम 30 सितंबर 2019 को किए थे। कुछ गिरवी नहीं है, चार्जेस मतलब कुछ गिरवी नहीं है। डायरेक्टर 2 है, एक मेरी मम्मी है आशा अग्रवाल। सर वाइफ को आप नहीं बनाए सर, ये दिक्कत, ये झगड़ा चलता है। तब उनके लिए एक नया कंपनी खोला गया है, चलिए देखिए। और मोहित अग्रवाल यानी मैं, ठीक है। अब डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा और किस किस कंपनी में मैं डायरेक्टर हूं। इस पे क्लिक करने से दिख जाएगा। मैं और किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हूं, मैं एक ही कंपनी में डायरेक्टर हूं। ये दो दिखा, खाली मोहित टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, बेशर्मो दिखा। तो तुम खाली जाओगे एमसीए सर्विस, तुमको जिस कंपनी का कच्चा चिट्टा निकालना है तुम निकाल सकते हो। बहुत सारे टीचर लोग कंपनी खोल रखे हैं, सबका टाइप कर करके देखो। एमसीए सर्विस में जाओगे, फिर से जाओगे व्यू, कंपनी और मास्टर डेटा। अरे समझा, हम तो बोल रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, सब टीचर लोग का जाकर कंपनी खोल करके देखो। यहां देखो, फिर इसको क्लिक करोगे। मैं अपना दूसरा कंपनी दिखा देता हूं, जो एक नया कंपनी खोला गया है। ये एकदम नया कंपनी है, एड्यू लाइफ अचीवर्स प्राइवेट लिमिटेड। किन लोगों को इस कंपनी के बारे में पता है? जिन लोगों को इस कंपनी के बारे में पता है, एड्यू लाइफ अचीवर्स प्राइवेट लिमिटेड, फुल हैंड। ओके, अब इसको क्लिक करेंगे। ये तो बहुत टफ है रे। कब खोला गया है देख, अरे देखना कब खोला गया, फिगर छोड़ना, यहां देखना रे। 6/12/2019। एक्टिव कंपनी है भाई, कोई चार्जेस नहीं है। ये मेरी धर्म पत्नी है, वो डायरेक्टर है, और ये मेरे पापा। तो वंदना अग्रवाल एंड प्रमोद अग्रवाल आर द 2 डायरेक्टर्स ऑफ दिस न्यू कंपनी। ये नया कंपनी क्या है? ये ऐप बेस्ड है, इसका ऐप है, एड्यू लाइफ अचीवर का ऐप है। इसमें जो मोबाइल बैकअप फैसिलिटी वगैरह रहेगा वो इसी ऐप में आएगा। यू अंडरस्टैंड? चलो ज्यादा समझो मत। और इसमें ऑल ओवर इंडिया जो बेस्ट टीचर्स रहेंगे वो इस ऐप पे अपने आप को लिस्ट करवाएंगे। ऑल ओवर इंडिया जो क्लासी टीचर्स, बेस्ट टीचर रहेंगे, वो इस ऐप में अपने आप को जाकर के लिस्ट करवाएंगे। ऐप बिल्कुल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, अभी अगर डाउनलोड कर लोगे कर लो, लेकिन एक हफ्ता के अंदर ये फिर से इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आएगा, मतलब अपडेट्स आएगा, तो फिर वो अपडेट कर लेना। समझा रे? तो ये हो गया एमसीएस सर्विस। ये सब गरीब कंपनी लोग का जान करके क्या करोगे बताओ? तुमको आओ दिखाते हैं। रिलायंस का तो तेरा भाई सीधा सिनी लिख देगा। ROLNGED। तो ये सब ताकत देखो, प्रैक्टिकली अगर चीजों को समझो, कभी रिश्ता विश्ता आए या कभी सर्वे हो, कंपनी का नाम पूछो, उसका पूरा, ये फ्री में देख रहे हो तुम। अब सर अगर बैलेंस शीट पीएल देखना है आपको, तो 100 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, 50-100 रुपया खर्चा करना पड़ता है। अब एडवांस सर्च दिख रहा है, यहाँ जाएंगे, 50-100 रुपया खर्चा करेंगे, उसका आपको बैलेंस शीट पीएल भी दिख जाएगा कि साल में कितना टर्नओवर है, कितना प्रॉफिट है, सब दिख जाएगा। आई तो
ये देख रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मोटा भाई, इसका आरओसी का है, कलकत्ता वाला है कि मुंबई? कंपनी लिमिटेड का शेयर है, जीरो गिनने में दिक्कत आएगा तुमको, छोड़ दो, छोड़ दो बेटा। 15,000 करोड़ है, 15,000 करोड़। देख 15,000 के बाद 7 जीरो है ना, 15,000 करोड़ का कैपिटल है। 1973 में बना था भाई। लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है? एक्टिव कंपनी है। चार्ज देख भाई, बहुत कुछ गिरवी रख रखा है, ये सब गिरवी है, इसका सब गिरवी है। भयानक लोन ले रखा, भयानक। डायरेक्टर देख, फौज है पूरा, देख रहे? पत्नी जी को ढूंढो। ये तो मुकेश भैया, ये तो मुकेश भैया है। नीता भाभी का है? नीता मुकेश अंबानी दिखा। रिलायंस जियो अलग कंपनी है, रिलायंस अलग कंपनी है बेशर्मो। बहुत जन को लगता है रिलायंस ही जियो बेच रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और रिलायंस जियो उसका सब्सिडरी कंपनी है। मजा का बात, 1973 में बना था ना, और जियो तो हाल फिलहाल में बना है। नहीं समझ, हाल फिलहाल 2020, 21, 19 नहीं, वो भी 2010, 11, 12 के आसपास बना है। अनाप शनाप कैपिटल है, अनाप शनाप, इससे ज्यादा कैपिटल है, इससे कई गुना ज्यादा कैपिटल है, गिन नहीं सकोगे। रिलायंस जियो इन्फोकॉम, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, और इसमें बच्चे इनके डायरेक्टर्स हैं। नहीं मुकेश तो है ही। देख रिलायंस जियो इन्फोकॉम दिखा, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, ये तो टफ है। हो गया, रिलायंस जियो इन्फोकॉम अहमदाबाद का कंपनी है। देख भाई कैपिटल, देख भाई का, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, ये करोड़ हो गया। 1,60,000 करोड़, 1,60,000 करोड़ का निवेश है। 2007 में कंपनी खोला था, कल ही एनिवर्सरी किया इसका। मुकेश भाई तो है ही, पत्नी जी नहीं है, 2 बच्चे हैं देख, ईशा है और आकाश है, दोनों लड़का लड़की है इसका। हाँ अनंत नहीं है, वो थोड़ा है, उसका दिमागी समस्या चलता है। अरे हंस रहे हो लोग, समझे? अब ये सिन से क्या क्या पता चलता है हम तुमको बताते हैं। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर से क्या क्या पता चलता है, बहुत कुछ पता चलता है। सिन से भाई बहुत कुछ पता चलता है। रिलायंस का सिन बताओ, दिखाए थे ना, बताओ। हाँ पहले वाला याद है। हाँ रिलायंस का सिन, अच्छा ये तो बता दो कितना डिजिट का होगा? 21 डिजिट का होता है। रिलायंस का सिन है L 17110 MH 1973 PLC 019786, बस ये 21 डिजिट का रिलायंस का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। सर आप इतना फ्लुएंटली कैसे लिख दिए, बाप रे, 21 डिजिट। हम सबसे पहले क्या बोले L, फिर हम 17110 को एक ग्रुप में लिखे, MH को एक ग्रुप, 1973 को एक ग्रुप, PLC को एक ग्रुप, इसको एक ग्रुप। मतलब सिन से बहुत कुछ पता चलता है आपको। पहला लेटर हमेशा L या U से स्टार्ट हो, L फॉर लिस्टेड, U फॉर अनलिस्टेड। मेरा किससे स्टार्ट हो रहा है? U, बिकॉज आई एम अनलिस्टेड, मेरा स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। लेकिन रिलायंस का शेयर आप खरीदा बेची कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। आप रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा बेची कहां से कर सकते हैं? तो वो क्या है? लिस्टेड। तो रिलायंस का एल से चालू रहा है। ये 17110 इंडस्ट्री कोड है, इससे पता चलता है तेरा इंडस्ट्री कौन सा है, तुम किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं। एमएच हो गया स्टेट, एमएच क्या हो गया? रिलायंस कौन सा स्टेट में है? महाराष्ट्र। मेरा डब्ल्यू बी था, तो वेस्ट बंगाल, बिकॉज आई वॉज रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल, तो मेरा सिन था डब्ल्यू बी।
ये हो गया ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या हो गया ये बताओ? मेरा था 2011। तो खाली सिंध से पता है क्या क्या पता चल जाएगा? खाली सिंध देख करके तेरे को बहुत कुछ पता चल जाएगा। अच्छा ये क्या है? लिस्टेड। अच्छा ये इसका इंडस्ट्री कोड, ये महाराष्ट्र का कंपनी। अच्छा 1973 में बना था। अच्छा पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट होता तो प्राइवेट कंपनी, पीटीसी। सर ये कैसे हो रहा है? बोलने से हो रहा है। प्राइवेट टी, तो पीटीसी अगर रहेगा तो प्राइवेट कंपनी, पीएलसी रहेगा तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लास्ट का 6 डिजिट होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। लास्ट का 6 डिजिट क्या होता है बताओ? ये यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो आरओसी आपको अलॉट करता है ताकि आपका कंपनी को पहचाना जा सके। मतलब यहां तक हो सकता है सेम हो जाए, यहां तक हो सकता है सेम हो जाए, बट ये तो हमेशा अलग रहेगा। लास्ट का 6 वाला हो सकता है यहां तक सेम हो जाए, बट ये अलग रहेगा। और लिस्टेड कंपनी नहीं हो सकता, सेम इंडस्ट्री कोड नहीं हो सकता। महाराष्ट्र का कंपनी हो सकता है, 1973 में खोला हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, बट लास्ट का 6 हमेशा क्या रहेगा? अलग। तो ये 21 डिजिट का सीने से बहुत कुछ पता चल जाता है। अब तुम जियो का देखो, जियो का देख करके बताओ। अरे ये रिलायंस का ही है। ये तो रिलायंस वाला है। हाँ इसमें आओ, जियो में आओ। बेशर्मो बेहयाओ, जियो क्या लिस्टेड कंपनी है? जियो का शेयर खरीदा बेची हो रहा है। तो जियो क्या है? और इंडस्ट्री कोड है इसका 5 डिजिट का इंडस्ट्री कोड बताओ, 72900। जीजे क्या हो गया? गुजरात। अहमदाबाद में था ना रे गुजरात। 2007 क्या हो गया? ईयर ऑफ 2007 था ना। पीएलसी क्या हो गया? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और ये लास्ट का जो 6 डिजिट है 105,869, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। ये देखो ये रहा, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखो 105,869 जो ऊपर में था, दिखा? बोलो। तो अगर तुम लोग अभी मेरे को अपना कंपनी बताता, हम तुम्हारा कंपनी का एड्रेस, पेड अप कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, डायरेक्टर्स, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, क्या क्या पाप कर रखा है, कर्मकांड कर रखा है, क्या क्या चीज गिरवी है, सब बता दिए होते। इसलिए तुम लोग बेटा बताया नहीं डर के मारे। जाने हो कि सच में नहीं था कंपनी? अब था तो हाथ उठा दो, अब थोड़ी ना पूछ लेंगे। अभी हाथ नहीं उठा रहा है, लग रहा है 3rd डिग्री करके बुलवा लेंगे। ये सब क्लियर है क्या? लिखो एक बार जो जो डिस्कशन किया है। कॉपी खोलिए और लिखिए लॉ इंट्रोडक्शन। लिखवाते समय हम थोड़ा फास्ट लिखवाते हैं क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाना रहता है। पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ लॉ। उसके अंदर ये चार्ट बनाइएगा। लॉ मीन्स एक्ट, रूल्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, बाईलॉज, ऑर्डर। पैरा 2, पैरा 2 में लिखिए, पैरा 2 में लिखिए एक्ट, उसके अंदर लिखिए। सर हुआ नहीं है तो अपना स्पीड बढ़ाओ, वही तो बोल रहे हैं। ये बच्ची आराम से मेजर कर रही है डंडी, आराम से, इतना इतना। बहुत कुछ पढ़ाना रहता है, तो लिखते समय आप लोग स्पीड बढ़ाइए, समझिए आराम से, लिखिए थोड़ा फास्ट। पैरा 2 में लिखो एक्ट। सुनो, जब भी एक्ट आएगा हमेशा ए कैपिटल रहेगा। हाँ वो तो सर फर्स्ट जो सेंटेंस चालू होता है फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है। नहीं, बीच में भी अगर आएगा ना तो ए कैपिटल रहेगा। अगर आप ये लिख देंगे तो ये फिर कानून नहीं हुआ, ये क्रिया हो गया, क्रिया, काम। समझाया? जैसे आप पढ़ रहे हैं एक्ट, मैं पढ़ा रहा हूं एक्ट, ये बच्चा नाच रहा है एक्ट। समझाया? तो आप लोग को हमेशा कानून वाला एक्ट कौन से लिखना पड़ेगा? कैपिटल। एक्ट में ऐसे करके लिखो, इट इज अ टाइप ऑफ लॉ, इट इज अ टाइप ऑफ लॉ
क्या लिखा रहे? इट इज अ टाइप ऑफ लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट इट इज अ टाइप ऑफ लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट, ब्रैकेट में लिख दो, इन केस ऑफ सेंट्रल एक्ट, पास बाय पार्लियामेंट, ब्रैकेट में लिख देना, इन केस ऑफ सेंट्रल एक्ट, इन केस ऑफ सेंट्रल एक्ट एंड by state legislature and by state legislature and by state legislature, उसके ब्रैकेट में लिख देना in case of state act, by state legislature in case of state act, लिख दिया। पॉइंट नंबर कौन सा? 3। पॉइंट 3 में लिखिएगा, पॉइंट 3 में लिखिए रूल्स, पॉइंट 3 में लिखिए रूल्स, रूल्स पर ऐसे करके लिखो, it is a type of law made by CG oblique SG, it is a type of law made by CG oblique SG, it is a type of law made by CG oblique SG on those matters, on those matters, on those matters which are mentioned, on those matters which are mentioned by Central Act oblique State Act, on those matters which are mentioned by Central Act oblique State Act, on those matters which are mentioned by Central Act oblique State Act, on those matters which are mentioned by Central Act oblique State Act। समझ गए? ये रूल्स जो है, ये रूल कौन बनाता है? रूल या तो सीजी बनाता होगा या फिर एलजी, किसी भी मुद्दे पर बना देता है कि उन मुद्दों पर जो एक्ट बोला है, एक्ट में कहीं अगर लिखा हुआ एज में भी, तो उसी मैटर के ऊपर रूल बनेगा। तो रूल्स आर प्रेस्क्राइब्ड ऑन दोज मैटर्स व्हिच आर प्रेस्क्राइब्ड बाय सीजी ऑब्लिक एसजी। पॉइंट नंबर कौन सा? पॉइंट नंबर 4 में डिफरेंस कॉलम बनाओ एक्ट और रूल्स का। पहला कॉलम में लिख दीजिए एक्ट, दूसरा कॉलम में लिख दीजिए रूल्स। पहले एक्ट लिखो फिर रूल्स लिखो। एक तरफ एक्ट है, एक तरफ रूल्स है। बताओ पास इन कहां पर? पास इन पार्लियामेंट ऑब्लिक स्टेट लेजिस्लेचर, और रूल्स पास बाय सीजी ऑब्लिक एसडी। एक्ट डिफिकल्ट टू पास है, रूल इजी टू पास, इजी टू मेक। यहां तक पहुंच गए? एक्ट पास इन पार्लियामेंट ऑब्लिक स्टेट लेजिस्लेचर, रूल्स पास बाय सीजी ऑब्लिक एसडी, डिफिकल्ट टू पास, इजी टू मेक। अब मेरे को बताओ इंडिपेंडेंट कौन और डिपेंडेंट कौन है? लास्ट बेंचेस, इंडिपेंडेंट कौन है? एक्ट क्या है? इंडिपेंडेंट। रूल्स डिपेंड ऑन एक्ट। पहले क्या बनता है? ऑब्वियस होता है पहले एक्ट बनता है। एट फर्स्ट एक्ट इज मेड, देन रूल्स आर मेड। एट फर्स्ट एक्ट इज मेड और रूल्स में लिख दो देन रूल्स आर मेड। लास्ट पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में लिखो इट कैन बी अमेंडेड, इट कैन बी अमेंडेड, एक्ट में लिख रहे हो ना पॉइंट नंबर 5 में, इट कैन बी अमेंडेड ओनली बाय पासिंग, इट कैन बी अमेंडेड ओनली बाय पासिंग, it can be amended only by passing an amendment act, it can be amended only by passing an amendment act in parliament oblique state legislature।
only by passing an amendment act in parliament oblique state legislature. It can be amended only by passing an amendment act in parliament oblique state legislature. लिख दिया? It can be amended only by passing amendment act. कहाँ पास करोगे? In parliament oblique state legislature. यहाँ लिखो rules में. Can be amended easily. Can be amended easily. Can be amended easily by CG oblique SG. Can be amended easily by CG oblique SG. Can be amended easily by CG oblique SG. पैरा नंबर कौन सा डियर? पैरा 5 में लिखिए ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस थोड़ा सा फास्ट लिखो मेरे बच्चों. ऑर्डिनेंस में डैश देकर के लिखो. It is a temporary law. It is a temporary law. It is a temporary law passed by. It is a temporary law passed by president oblique governor. It is a temporary law passed by president oblique governor. Temporary law passed by president oblique governor. समझो जब सेंट्रल लॉ होगा तो कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट. और स्टेट ऑर्डिनेंस होगा तो गवर्नर. बार बार नहीं लिखवा रहे हो. क्या लिखा? इट इज टेम्पररी लॉ पास बाय प्रेसिडेंट ऑब्लिक गवर्नर when parliament oblique state legislature is not functioning. When parliament oblique state legislature, when parliament oblique state legislature, when parliament oblique state legislature is not functioning, when parliament oblique state legislature is not functioning and there is a need for urgent law. Parliament oblique state legislature is not functioning and there is a need for urgent law. Parliament oblique state legislature is not functioning and there is a need for urgent law. Full stop. However, it shall be valid only for 6 weeks. However, it shall be valid only for 6 weeks. However, it shall be valid only for 6 weeks from the date. 6 weeks from the date when both houses of parliament. 6 weeks from the date when both houses of parliament. 6 weeks from the date when both houses of parliament oblique state legislature. Both houses of parliament oblique state legislature have started functioning. Both houses of parliament oblique state legislature have started functioning. Both houses of parliament oblique state legislature have started functioning. Next लिखो. Point number 6. Regulation. Regulation में लिखो. It is a type of law. It is a type of law made by a regulatory body. It is a type of law made by a regulatory body. It is a type of law made by a regulatory body. Full stop. Example, SEBI is a regulatory body. Example, SEBI is a regulatory body. सुना है ना SEBI, Securities Exchange Board of India. SEBI is a regulatory body to make law on stock market. SEBI is a regulatory body to make law on stock market. SEBI is a regulatory body to make law on stock market, and such law is called regulation. And such law is called regulation. Such law is called regulation. And such law is called regulation. Next point number 7 में लिखना bylaws. BYE, by laws. में डैश से करके लिखो. It is a type of law. It is a type of law made by regulatory body. It is a type of law made by regulatory body to govern itself.
टू गवर्न इटसेल्फ, मेड बाय रेगुलेटरी बॉडी, टू गवर्न इटसेल्फ, खुद के लिए बनाता है. इट इज अ टाइप ऑफ लॉ मेड बाय रेगुलेटरी बॉडी टू गवर्न इटसेल्फ. फुल स्टॉप. एग्जांपल, when SEBI makes law for its own governance, 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 it's called bylaws. SEBI makes law for its own governance, it's called bylaws. It's called bylaws. Next point में लिखिएगा order. Order में डैश देकर के लिखो. It is a type of law. It is a type of law passed by an adjudicating authority. Passed by an adjudicating authority. Passed by an adjudicating authority. पैरा नंबर कौन सा? पैरा 9. पैरा 9 में लिखो. लिखे पैरा 9 में. 3 machineries oblique bodies of law. लिखना चालू कर दीजिए, डायग्राम कॉपी कर लीजिए. 3 machineries oblique bodies of law. लेजिस्लेटिव, इसका काम है टू मेक लॉ. एग्जीक्यूटिव, इसका काम है टू इंप्लीमेंट लॉ. जुडिशियल, टू इंटरप्रेट लॉ, पास judgments and settle disputes. थ्री मशीनरीज और बॉडीज ऑफ लॉ में आ जाओ. लेजिस्लेटिव लिख दिया होगा टू मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव का काम है टू इंप्लीमेंट लॉ, जुडिशियल टू इंटरप्रेट लॉ, पास जजमेंट एंड सेटल डिस्प्यूट्स. भारत में जितने भी लेजिस्लेटिव बॉडी है सबका लिस्ट यहां लिख दो. ये बताओ लेजिस्लेटिव बॉडी का क्या काम है? टू मेक लॉ. कौन कौन लेजिस्लेटिव बॉडी है बताओ? हाँ, पार्लियामेंट क्यों है? वो क्या बनाता है? सेंट्रल एक्ट बनाता है. स्टेट लेजिस्लेचर क्या बनाता है भाई? स्टेट एक्ट. सीजी क्या बनाता है? सेंट्रल रूल्स. एसजी स्टेट रूल्स. प्रेसिडेंट बनाता है सेंट्रल ऑर्डिनेंस. खुद से लिखो ये सब. गवर्नर बनाता है स्टेट ऑर्डिनेंस. रेगुलेटरी बॉडी तो दो चीज बनाता है, रेगुलेशन भी बनाता है, बाईलॉज भी बनाता है. एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ऑर्डर पास करता है. एग्जीक्यूटिव बॉडी का एग्जांपल कोई बता सकता है? एमसीए. इसका एक ट्रिब्यूनल्स. यहां तो कॉपी करिए, हम वर्चुअल रूम से आ रहे हैं. फटाफट कॉपी करके रखिए.
या नेक्स्ट पैरा। क्लास में व्हाट्सएप वगैरह आपको यूज करना एकदम अलाउड नहीं है, एकदम ही अलाउड नहीं है। खोलो इसको, पासपोर्ट को फटाफट। क्लास में अगर आप व्हाट्सएप करेंगे या कोई भी मोबाइल यूज करेंगे वो मेरा प्रॉपर्टी है। क्लास में आप मेरे, हम आपके। बोला ये तो आप अभी बताए, पहले बता देते। बताओ क्या बात हो रहा है। पैरा नंबर कौन सा? 10। पैरा 9 था ना? पैरा 10 में लिखो एमसीएस वेबसाइट, एमसीएस वेबसाइट, एमसीएस वेबसाइट। एक बात बताओ, तुम्हारा लॉ जो है क्या उसमें एक ही बार अमेंडमेंट आता है कि लाइफ लॉन्ग आएगा? तो क्या बार बार ट्यूशन आओगे? बोलो, अपने बच्चों के साथ भी आओगे? तब हम बैठ करके पढ़ा रहे होंगे तो अपने बच्चों के साथ भी अमेंडमेंट पढ़ने आओगे? हाँ, कि खुद से पढ़ोगे? कहां से पढ़ोगे? तो मेरा काम है तुमको लॉ को इंटरप्रेट करना सिखा देना, कि लॉ इंटरप्रेट कैसे करते हैं। वो सीख जाओगे तो बस लाइफ लॉन्ग जो है अपने आप ही खुद से एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कर सकोगे। लिख दो एमसीए वेबसाइट में www, अरे 3 बार W लिखो, .mca.gov.in, mca.gov.in। बहुत सारे लोग हो सकता है कुछ दूसरा चीज पढ़ा दें, तो फिर कैसे क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करोगे इंसान का? एमसीए, ये तो मेरे पिताजी का साइट नहीं है। अब यहां भी लिखा हुआ है और वही चीज हम भी पढ़ा रहे हैं और सामने वाला वो गलत पढ़ा रहा है, तो कैसे जज कैसे करोगे? सभी टीचर बोलेगा हम सही है, कैसे जज करोगे? एमसीए का वेबसाइट खोल लेना, इसमें कल जो अमेंडमेंट आए वो कल ही अपडेट हो जाता है, आज नहीं। जिस दिन अमेंडमेंट आता है उसी दिन अपडेट हो जाता है। तो www.mca.gov.in। बढ़ो, पैरा नंबर कौन सा? 11 में लिखो मीनिंग ऑफ सिन, मीनिंग ऑफ सिन, CIN लिखना, पाप मत लिख देना। मीनिंग ऑफ सिन, CIN डैश देकर के लिखो। इट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर and 21, and it contains 21 alphanumeric digits, 21 alphanumeric digit। अल्फा मतलब अल्फाबेट, न्यूमेरिक मतलब नंबर। तो सिन में अल्फाबेट भी है, नंबर्स भी है। 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। लिखो एग्जांपल, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सिन, RIL का सिन याद हो गया होगा अभी तक तेरे को? नहीं सर, हम लोग पागल नहीं है। पहला वाला तो पता होना चाहिए, पहला वाला तो यार पता होना चाहिए। या तो एल होगा या यू, थोड़ा गैप छोड़ छोड़ के लिखना। हाँ, एल। इंडस्ट्री कोड है 17110। ऑब्वियस बताइए, याद नहीं करना है, बट ये पता चलता है इससे इंडस्ट्री कोड। अब सेम इंडस्ट्री कोड रिलायंस का जो सेम धंधा है ना, उन लोग भी सेम इंडस्ट्री कोड यूज करता होगा जो रिलायंस का कंपटीटर हो गए। लिख दिया? हाँ, 1973 तुम बोल दिया, ऐसा नहीं होता। मतलब कुछ भी पहले लिख दो क्या है। और याद रखने का तरीका देख भाई, अल्फाबेट नंबर, अब फिर अल्फाबेट आएगा, फिर नंबर आएगा, फिर अल्फाबेट आएगा, फिर नंबर आएगा। अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट नंबर, समझ आया? अल्फाबेट हो गया, नंबर हो गया, अब क्या आएगा? अल्फाबेट। स्टेट का नाम आएगा, स्टेट कोड। अल्फाबेट हो गया, अब नंबर आएगा, अब आएगा ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बताओ ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1973। अब नंबर आ गया, अब आएगा अल्फाबेट। पीटीसी या पीएलसी? पीटीसी प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फिर लास्ट में नंबर आएगा, 6 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा लास्ट में। अब बताओ ये क्या है? इससे पता चलता है लिस्टेड है। इससे क्या पता चलता है? लिखते चलो, इंडस्ट्री कोड पता चलता है। ये स्टेट कोड है,
ये ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तुमको जो हम पढ़ा रहे हैं ऑलमोस्ट हिंदुस्तान का 50% जनता पढ़ रहा है, हिंदुस्तान का 50% जनता, सीएस में 90% जनता, सीए में 50% जनता इंडिया का। तो जबरदस्त रिसर्च वर्क के बाद पढ़ाया जाता है, जबरदस्त रिसर्च वर्क के बाद। तो अभी तुम्हारा भाई बहन लोग अगर सीए वगैरह बन चुका होगा बहुत पहले, प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, सुनना, तुम्हारे जान पहचान में लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सीए में बन चुके होंगे, थोड़ा ये सब पूछना, दूध का दूध पानी का पानी। तो अब क्या है, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है कि आपको यूनिक बनना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जानकारी हासिल करना पड़ेगा। क्या हो गया, ये लास्ट वाला 6 डिजिट का ये क्या है, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। भाई पैसा है तो क्या नहीं है बेटा, बेटा पैसा है तो क्या नहीं है बता, हाँ देख रजिस्ट्रेशन नंबर भी खरीद लिया ये मोटा भाई, 786 लक्की। तो होता है ना 786 लक्की माना जाता है। अरे नोट के जो करेंसी नोट है 786 ब्लैक में बिकता है, 786 वाला। बच्चे हो तुम लोग को नहीं पता, पापा से पूछना, 786 लक्की पिक्चर भी आता है, खिलाड़ी 786 786, तो लक्की माना जाता है 786। किन लोगों को पता है ये बात, 786 इज लक्की नंबर। बाप रे कैसे दूसरा गोला से आए हैं, हम नहीं मानते बट मोटा भाई मानता है बेटा, वो भी खरीद लिया होगा। पैसा है तो बेटा क्या नहीं है। हम आरओसी जो मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हम वो ले लिए। क्लियर है क्या ये पूरा, ये 21 एडिट है। पैरा नंबर कौन सा, पैरा 12 में लिखिए। अब मेरा एक सवाल है मेरे बच्चों से, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं मेरे, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, ऐसे ही होना चाहिए, थोड़ा जेन्युइन सीरियस बच्चा लोग, थोड़ा ऐसा नटखट बच्चा लोग, बहुत बढ़िया ब्लेंड है बैच का। मेरा अब एक क्वेश्चन, ये जो अभी हम लोग पढ़ाए कि लॉ, लॉ के अंदर सबसे पहले क्या था, एक्ट पार्लियामेंट पास करता है, स्टेट एक्ट है तो स्टेट लेजिस्लेचर, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट पास करता है, ब्ला 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 ब्ला। कहां लिखा हुआ है ये बात, कहां लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास पावर है सेंट्रल एक्ट बनाने का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। तो लॉ का फर्स्ट क्लास में संविधान का बात नहीं हो तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग पावर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, लोग के पास लॉ मेकिंग पावर है। जितना भी लॉ मेकिंग पावर दिया गया लेजिस्लेटिव बॉडी को, ये कौन दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल नंबर है, उसने दिया 246। आर्टिकल नंबर बताओ सर, आर्टिकल नंबर जैसे कंपनी लॉ में सेक्शन होता है ना रे, एक्ट में सेक्शन होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल है। देखो एज पर आर्टिकल नंबर बताओ, याद रखने का तरीका देखना, ट्रेंड है तो रे, अरे सीरीज है सीरीज, 2 में 2 जोड़, 4 में 2 जोड़, 6, 2 4 6, तो एस अब याद हो जाएगा। एज पर आर्टिकल नंबर कौन सा, 246, रेड विथ शेड्यूल 7। ये कैसे याद करोगे, मम्मी को याद करके सुना देना। एज पर आर्टिकल नंबर कौन सा, 246, इसका एक शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर कौन सा, देखो इधर, एज पर आर्टिकल 246 रेड विथ शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लॉ मेकिंग पावर has been divided in 4 lists। कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ मेकिंग पावर को 4 लिस्ट में डिवाइड किया, इधर देख लो एक बार। यूनियन लिस्ट, बोलो मुंह खोल करके, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिजुअल। छापो मत, अभी टाइम दे देंगे छापने का। 4 लिस्ट में डिवाइड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने लॉ मेकिंग पावर को 4 लिस्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले क्या है, ये नेक्स्ट क्लास हम तुमको खोल करके भी दिखाएंगे ये सारा लिस्ट। यूनियन लिस्ट, लिस्ट है, इसके अंदर जो मैटर्स लिख दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट में जो मैटर,
उसके ऊपर केवल और केवल पार्लियामेंट कानून बनाएगा और कोई नहीं बना सकता। जैसे कंपनी लॉ इज अ मैटर ऑफ, आई रिपीट, कंपनी लॉ इज अ मैटर ऑफ, तो केवल पार्लियामेंट ही कंपनी लॉ बनाएगा। ममता दीदी अगर कल को बोले वेस्ट बंगाल के कंपनियों का अलग कानून होगा, वेस्ट बंगाल कंपनीज एक्ट, नहीं समझा, नहीं बना सकती। शी डजंट हैव द पावर, स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव द पावर टू मेक अ कानून ऑन कंपनी लॉ, बिकॉज कंपनी लॉ इज अ मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो जो मुद्दा रख दिया गया, आई रिपीट, यूनियन लिस्ट में जो जो मुद्दा, 98 मैटर्स ऐसा है जो यूनियन लिस्ट में रखा गया, और ये 98 मैटर्स के ऊपर केवल और केवल पार्लियामेंट बना सकता है। राज्य चाहे भी तो नहीं बना सकता। एग्जांपल, कंपनी लॉ के ऊपर अगर गुजरात चाहे नहीं बना सकता, वेस्ट बंगाल चाहे नहीं बना सकता, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट, केवल पार्लियामेंट बनाएगा। तो यूनियन लिस्ट में बताओ कौन बनाएगा? हाँ, पार्लियामेंट मेक्स लॉ। स्टेट लिस्ट में वो सब मैटर रखा गया है जिसके ऊपर पार्लियामेंट कानून नहीं बनाएगा, अपना अपना राज्य कानून बनाएगा। तो स्टेट लिस्ट कंटेन्स दोज मैटर्स, स्टेट लिस्ट कंटेन्स दोज मैटर्स ऑन विच लॉ विल बी मेड बाय, बताओ, स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉ। कॉन्करेंट में दोनों बनाएगा मिलकर के। कॉन्करेंट में बोला गया ऐसा मैटर जिसके ऊपर दोनों बना। सर एग्जांपल दीजिए, तुम्हारे सिलेबस में कोई एग्जांपल नहीं है वैसा, बट फिर भी हम देते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है ना, ग्रेचुटी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। राज्य सरकार भी बना सकता है और केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है। जैसे ओए रुको, ग्रेचुटी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट की कॉन्करेंट, तो ग्रेचुटी के ऊपर दो कानून है, एक तो वेस्ट बंगाल पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट भी है 1971, और एक सेंट्रल पार्लियामेंट ने भी पास कर रखा है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। वेस्ट बंगाल पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट भी है 1971, और सेंट्रल का भी एक्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एक साल बाद 1972। समझ आ गया सर? तो सर कॉन्करेंट लिस्ट में अगर दोनों में टकरार हो गया तो कौन जीतेगा? सेंट्रल एक्ट जीतेगा। कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट बनाएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों बना सकता है। लेकिन अगर कुछ इनकंसिस्टेंट बात लिख दिया गया, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ और बोल रहा है, तो कौन जीतेगा? सेंट्रल एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। जो बच कुछ गया, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर लिखा हुआ नहीं, वो मैटर आता है रेसिडुअरी लिस्ट में, उसके ऊपर पार्लियामेंट बनाएगा। बचा कुछ मैटर के ऊपर कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। तो यूनियन लिस्ट क्या है? एक लिस्ट है जिसके अंदर 98 मैटर्स है, वो 98 मैटर्स के ऊपर केवल और केवल कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। समझ में आ गया? वैसे स्टेट लिस्ट में कौन बनाएगा? स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट में दोनों, रेसिडुअरी में कॉपी करो, जो बोर्ड पे लिखा कॉपी करो।